अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे आप और हम सब मिलकर कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब सिल। मेरे साथ हमेशा की तरह स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। होपफुली कि आपका कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस लेट्स सपोज अगर अच्छा नहीं भी गुजरा, लेट्स मेक इट टुडे। आज का दिन अच्छा गुजारते हैं तो बाकायदा तौर पर अपने दिन का अच्छे से आगाज़ करें, अच्छी थॉट के साथ करें। मैं हमेशा ही प्रोग्राम के आगाज़ में कई दफ़ा जब मुझे मौका मिलता है मैं बात ज़रूर कोट करती हूँ कि ज़िंदगी को हमने इतना मुश्किल समझ लिया है कि हम सुबह सुबह उठते हैं और समझते हैं कि एक जंग है और असलहे से लेस हम इसे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्वियसली फिर आगे सारा दिन आपको मुश्किलात ही मिलेंगी। तो सुबह उठ के बड़े की काम वाली सिचुएशन रख के दिन का आगाज़ करें। होपफुली कि आपका दिन बेहतरीन ही और अच्छा ही गुजरेगा। हरमीत सिंह के पास चलते हैं इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने दुरुस्त फरमाया कि ज़िंदगी जो है हमारी कोशिश होती है दिन रात यही सोच के कि ज़िंदगी को कैसे स्मूथ बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का नाम ही तो ज़िंदगी है। कहीं स्मूथनेस आपको मिलेगी तो कहीं ऐसे मुश्किल हालात को से आपको गुजरना होगा, लेकिन आपने अपने आप को मुतमईन रखना है और कहीं ना कहीं जहाँ पे आपकी कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को ख़त्म करके आपने आगे बढ़ने का ही सोचना है। तो मेरे ख्याल में दिन की शुरुआत होती है, मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि सुबह सुबह का टाइम बड़ा खूबसूरत होता है जब आप उठते हैं और सूरज की हल्की फुल्की किरणें जो हैं वो, और फिर हम मौसम की बात करें तो मौसम आजकल वैसे बड़ा खुशगवार है क्योंकि लाहौर में तो बहार की आमद है, तो इस्लामाबाद में भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की ग्रीनरी। हाँ, तो इस मौसम से आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर जल्दी टाइम मिलता है तो कम से कम ज़्यादा भी नहीं, 7 बजे भी अगर आप उठ जाएं तो 1 घंटे की वॉक भी आपको पूरा दिन आपको रिलैक्स कर देती है और बड़ा रिलैक्स होकर आपका अपना पूरा दिन गुजर सकता है, चाहे आप ऑफिस जाते हैं या दीगर कामों में जाते हैं। लेकिन हरमीत पता नहीं हमारी इन बातों से हमारी आवाम कन्विंस होती भी है कि नहीं होती, लेकिन हमारा तो भाई फ़र्ज़ है आपको ये बता देना कि सुबह उठना पता नहीं कितनी बड़ी नेमत है। मैं उन लोगों से कहती हूँ जो सुबह उठ नहीं पाते, ऐसा नहीं कि ये आप उठते नहीं है या आप कोशिश नहीं करते, मुझे लगता है कि ये आपकी नसीब में ही नहीं है, ये आपकी किस्मत में नहीं है कि आप सुबह उठ के जो है वो सूरज देखें या सुबह उठ के चिड़ियों का चहचहाना देखें, खूबसूरत सी सुबह को। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो डायग्नोस करने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ों को फील करने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करने का मौका मिलता है। तो 1-2 दिन कोशिश ज़रूर करें सुबह उठने की, और सुबह उठने का मतलब 5 बजे नहीं कह रहे, जैसे हरमीत पाजी ने कहा कि कुछ नहीं तो चले 7 बजे उठ जाए, लेकिन सुबह उठने की आदत जो है उसको कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में जगह ज़रूर दें। ऑल्दो इतने स्ट्रेसफुल माहौल में आपको पता है कि कल भी, आज भी और आने वाले कुछ दिनों में भी हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की, जिसकी धूम भी है, लोग एक्साइटेड भी हैं, लोग डिस्कशंस भी कर रहे हैं। आपको पता है कि पीपल आर ग्लूड टू द स्क्रीन जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो इस वक्त पॉलिटिक्स में है कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, लेकिन अब ध्यान हमारा थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है, और कहाँ हुआ है? क्रिकेट की तरफ। कल के मैच की बात कर लेते हैं जी। पेशावर ज़ल्मी जो है उसने क्या ज़बरदस्त मैच दिया, और आप देखिए मैच कभी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें बहुत सारी होती हैं क्रिकेट में ख़ास तौर पे, लेकिन ये कहीं ना कहीं से हमें नज़र आ रहा था कि यस ऐसा हो जाएगा, लेकिन कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दी है। एक और बड़ा झटका जो है वो भी लगा है, एक अहम चेंज आया है मुल्तान सुल्तान्स के पास, एक अहम जिसके बारे में कल हरमीत हमने काफ़ी बात की है, धानी की हमने बात की है, जो कि PSL से अब बाहर हो गए हैं। अब क्या सिचुएशन है रिप्लेस करने के लिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन कल का मैच ओवरऑल अगर देखने में हम लोग अगर इसकी प्रेडिक्शन करें तो बहुत सारे क्रिकेट एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर भी रहे थे कि कौन जीतेगा, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शन ठीक हो भी गई हैं। अच्छा, वैसे सो अगर हम देखें तो हमने पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की, जिनका रिकॉर्ड उठा के देखें तो जितने भी मुकाबले कराची किंग के साथ उनके हुए हैं, तकरीबन 15 मैचेस में उनको सबसे ज़्यादा कामयाबी जो है पेशावर ज़ल्मी को मिली। और कल भी आपने दुरुस्त फरमाया कि बैटिंग लाइन की अगर मैं बात करूँ तो जो रन्स का अंबार लगाया था और काफ़ी रन्स बनाए थे, तकरीबन 200 के करीब थे, 200 तो थे ही। और ऐसे में हमने ये देखा कि बाबर को भी देखा, दीगर खिलाड़ियों को भी देखा, तो बड़े कमाल की वो परफॉर्मेंस है बैटिंग लाइन। फिर बॉलिंग लाइन पे भी अगर हम आए तो हम देख रहे हैं कि शुरुआत जो है कराची किंग, वैसे तो उमूमन हमने देखा है कि कई PCL के जितने भी मैचेस हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो है वो उसी तरह हमने नहीं देखा कि वो मैच की जो रेगुलर जीतने का जो एक सिलसिला होता है वो उन्होंने बरकरार नहीं रख पाए। ना होने वाले या फिर होने वाले इलेक्शंस के बारे में अगर हम इस कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये एक आईनी मसला है जो
कि अब मुअम्मा बन चुका है। इस पर इलेक्शन कमीशन अहम मुशावरती इजलास भी बुला रहा है, जबकि हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक गवर्नर को और इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के साथ पोलिंग की डेट देने का भी कहा गया है। लेकिन अब तक ये मसला खटाई में पड़ता चला जा रहा है। ऑल दो इस पर क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में। तो टॉप ऑफ द ऑल पॉलिटिकल सिनेरियो में हम यही डिस्कस करेंगे। और क्या क्या होगा हमारी टॉप स्टोरीज में, गुड मॉर्निंग पब्लिक क्या है आपसे वो शेयर कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज में आज हम आपको कोटली का विजिट कराएंगे। गर्म पानी का वहाँ चश्मा है, आपने सुना होगा, बल्कि स्क्रीन के उस तरफ मुझे जितने भी लोग देख रहे होंगे वो भी इस चीज़ पर ज़रूर कोट करेंगे, बिकॉज एक चीज़ मशहूर है और बहुत सारी वजूहात की बिना पर मशहूर है कि बहुत सारी बीमारियों का जो है ना वो इलाज उस गर्म पानी के चश्मे से होता है। लोगों का बड़ा एक कामिल ईमान होता है ऐसी चीज़ों पर और बड़ा एतमाद करते हैं वो लोग। फिर उससे हमने देखा है कि अगर कहा जाता है कि उससे बीमारियों का इलाज मुआवजा हो सकता है तो बहुत सारे लोग उससे सेहतयाब भी होते हैं। तो बात तो सारी इतमाद और यकीन की है, अकीदे की है, लेकिन हमने इस पर एक रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट आपसे शेयर करेंगे, फिर उस पर अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर आपको देंगे। टॉप स्टोरीज में आगे हमने आपको बताना है कि पाकिस्तान में अब डिजिटल हेल्थ का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि इससे आपको ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल कंसल्टेंसी भी मिल जाती है। और आपको वो बहुत सारे डॉक्टर्स जिनकी फ़ीस की अगर हम बात करें या उनको जाकर खुद विजिट करने की बात करें तो वो तमाम तर सहूलियत आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती है। चूँकि हर चीज़ अब डिजिटलाइज होती जा रही है तो हेल्थ के सेक्टर को खास तौर पर इसमें बूस्ट मिलना चाहिए, जो कि ऐसा है सब हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स जो है वो अपने टिपिकल तरीका इलाज से निकलकर अब डिजिटल हेल्थ केयर की तरफ आ रहे हैं। आम आवाम को भी स्विच करना पड़ेगा। डॉक्टर्स ऑब्वियसली दे आर एज मच एज कंसर्न्ड और वो इतने पढ़े लिखे भी होते हैं, इतना उनको टेक्नोलॉजी का भी पता होता है, लेकिन आम मरीजों में ये रुझान कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। तो हमें भी अब इस पर स्विच करना पड़ेगा ताकि हम थोड़ा हेल्थ सेक्टर को बेहतर कर सकें। तो ऑल दो इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल सेगमेंट करेंगे ताकि आपको भी थोड़ी गाइडलाइन दी जा सके। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर हम बात करेंगे, वैसे पॉलिटिकल सिनेरियो में मैंने इसके बारे में भी बात करनी थी लेकिन वो स्किप ऑफ द माइंड। अब कम टू द पॉइंट, मिनी बजट 170 अरब से जायद के टैक्स लगाने की बात IMF की तरफ से की गई है, जिसके बाद 200 अरब का ये जो है वो वापस करने का। अब ये ऑनलाइन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस पर बातचीत तो खैर की जा रही है, ऑन एंड ऑफ अपडेट भी किया जा रहा है IMF को, लेकिन मिनी बजट की जगह जो ऑर्डिनेंस लाने की बात की जा रही है उस पर भी मुशावरत हो रही है। अब द डे जिस वक्त IMF की टीम और IMF के चीफ नितिन पोर्टर यहाँ से गए उसी दिन से 170 अरब से जायद के जो टैक्स लगाए गए हैं वो तो लगा दिए गए हैं, लेकिन अब IMF की तरफ से हरमीत एक और बात कोट की गई है कि ये टैक्स जो लगाए गए हैं फॉर द टाइम बीइंग नहीं, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। अब इसको इस तरह से ही कैरी ऑन करना होगा, जो मुझे थोड़ा अलार्मिंग लगा है। अच्छा सोहा, अगर हम देखें इसमें कोई शक नहीं है कि IMF के हवाले से अगर हमारे जितने भी हुए हैं ना, जितने भी मामलात माजी में हुए हैं, तो कभी हमने वो जो ट्रस्ट होता है वो डेवलप नहीं किया, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता था कि पहले कुछ साइन हो जाते थे, मामलात तय हो जाते, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बढ़ाती जाती थी। अब ये हो रहा है कि कुछ भी मामलात तय नहीं हुए लेकिन पहले से हमें कहा गया है कि अमल दरामद करेंगे, उसके बाद जो है मामलात पे साइन वगैरह होंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, और आप देखें कि अब तो एक पेट्रोल की प्राइस जो है आने वाले दिनों में 12% उसको बढ़ाया जाएगा, यानी 32 रुपये या 33 रुपये के करीब जो है फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। इसी तरह सिगरेट की तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है कि सिगरेट पे जितना भी टैक्स लगाया जाए ताकि जिस रुझान जिस तरह वो तेजी से बढ़ रहा है और सिगरेट से तबाही मची हुई है, हर दिन हम देख रहे हैं कि 12,000 जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सिगरेट पर तो पहले टैक्सेशन होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अब ये जो तूफान है ये बहुत ज्यादा होगा और इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे हम देख रहे हैं कि एक तो हम अब भी देख रहे हैं मार्केट में, अगर आप भी जाती हैं मैं भी जाता हूं, हम जब देखते हैं कि कुव्वत खरीद जो है आम आदमी की बड़ी कम हो चुकी है और लोगों ने अपने जो घर के मामलात थे उसमें भी कटौतियां शुरू की है। तो आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ेगा तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये जो बहुत सारे खर्चे होते थे उसमें कमी लाने की कोशिश करेंगे और यही एक हल होगा, क्योंकि सैलरी बढ़ नहीं रही है और पैसा ज्यादा लग रहा है, कारोबार भी कहीं ना कहीं ठप पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरमीत, और इसी पर हम मजीद भी बात करेंगे कि टैक्स तो चले 170 अरब से ज़ायद के हमने लगा दिए, लेकिन अब मिनी बजट की जगह जो ऑर्डिनेंस लाने की बात की जा रही है उसको टॉप स्टोरीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मिनी बजट एक आम पाकिस्तान की मिनी पॉकेट पर कितना भारी पड़ता है और इस पर क्या क्या मजीद चीज़ें हैं, हाउ टू मैनेज
इतनी कम सैलरी में, जैसे हम पहले दफ़ा कोट कर चुके हैं कि हमने अगर ओवरऑल फैक्ट एंड फिगर्स देखें तो इस पिछले चंद एक माह में एक आम बंदा, एक आम लेमैन की जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें 30% इजाफा हुआ है, लेकिन सैलरी जू की तू, दिहाड़ी जू की तू, और कमाने के जो ज़राए हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। तो ये 30% इजाफा जो है इसको एडजस्ट कैसे करना है, या ये एडजस्टेबल है भी है या नहीं है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि मिनी बजट को किस तरह से मैनेज करना है। ये हमारे आज के सेगमेंट का क्रक्स होगा। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको बताएंगे कि हमारी ज़िंदगी में हम तो यूज़ एक आम सरसों के ऑयल से अगर हम शुरू करें, तेल वो कोई भी हो, नारियल का हो, कैस्टर ऑयल हो, या फिर आपका आम सरसों का तेल हो, इतने 1001 फ़वाइद मौजूद हैं जिससे आप जोड़ों के दर्द से लेके अपनी इंटरनल हेल्थ से लेके अपने बालों से, अपनी बॉडी से, हर उस चीज़ का इलाज किया जा सकता है। तो तेल के तिब्बी फ़वाइद क्या क्या हैं, किस तेल की क्या अफादियत है, किसको किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना चाहिए, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना अमल दखल होना चाहिए तेल का, इस पर हम तेल के तिब्बी फ़वाइद पर आज डिटेल एक सेगमेंट करेंगे और इसको हर पर्सपेक्टिव से कवर करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ इसको शेयर करेंगे। सो वी आर डन विद दैट टॉप स्टोरीज। इसको डिटेल में पूरे 2 घंटे हमने आपसे बातें करनी है और 2 घंटे हमने आपसे इस तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करनी है। लेट्स टॉक अबाउट अ स्मॉल बट इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऑफ आवर्स जिसे हम कहते हैं डेली डोज। तो डेली डोज पर चलते हैं। डेली डोज की पहली खबर आपको देते हैं। पहली खबर लेकर आए हैं हम इटली से, और इटली से क्या खबर है आपको देते हैं जनाब। कदीम ज़माने का, कदीम आसार कदीमा के बहुत सारे मकामात जब आप देखते हैं तो वो आपको पता है वो खंडर की सूरत में होते हैं, या किसी को अगर सेव कर लिया जाए तो वो इमारत की सूरत में होते हैं। किलों की बात की जाए या फिर ऐसे बहुत सारे शीश महल की बात की जाए और बारादरी की बात की जाए, लेकिन अब हम आपकी ऐसी नबाताती अजीबो गरीब एक नमूना कहें जिससे आपके हम आज फेमिलियर कराने जा रहे हैं। दुनिया भर में मकबूल है जनाब। ये इटली में अंजीर का उल्टा दरख्त है जो कि बेसिकली इटली में है और दुनिया भर से सयाह इसको देखने के लिए आते हैं, और इट सीम्स टू बी लाइक वेरी फ्रेश, और जैसे लगता है कि अभी रिसेंटली ही आपने इसको लगाया हो। लेकिन लगता है ऐसा है, गुमान ये किया जाता है हरमीत कि जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो कंक्रीट में या जो चीज़ें कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है वही कहीं उसका बीज जो है वो साथ ही आपने कंस्ट्रक्शन में कर दिया, और उसके बाद ये अंजीर का ये वो किस्म है, नबाताती वो किस्म है जो कि कम पानी में भी इसकी अफजाइश अच्छी हो सकती है और धूप ज़्यादा इसको लगती है। तो वो एक साजगार माहौल मिलने पे ये पूरी इमारत तो वैसी की वैसी है, लेकिन ये एक फ्रेश अंजीर का उल्टा दरख्त है, और उल्टा होने की वजह से और अपनी खासियत रखता है, तो लोग इसे बड़ी दूर दूर से देखने आते हैं। अच्छा, वैसे आपकी बात दुरुस्त है। अगर हम देखें तो दरख्त भी बड़ा प्यारा है और विजुअल ये जो तस्वीर आप दिख रही हैं बड़ी खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव तो हैं, लेकिन ऐसे में मुनफरिद इसलिए कि उल्टा दरख्त, और वो भी इतने ज़माने का, और कहीं ना कहीं वो आपको फ्रेश नज़र आए। तो हमने ये देखा है उमूमन, आप भी लाहौर में हमने देखे हैं कि इस किस्म के पेड़ हैं जो मुग़लों के ज़माने के भी हैं, और कहीं ना कहीं इस्लामाबाद में दूर दराज इलाके जो, क्योंकि इस्लामाबाद की अगर बात कीजिए ये गाँव था, अब भी कई गाँव इसके आस पास हैं, तो यहाँ पे भी आप जब जाएं और मुख्तलिफ दरख्त आप देखें और वहाँ पे जो लिखा होता है कि इस पेड़ की ये इसकी इतनी उम्र है, तो यकीनन एक सहर सा तारी हो जाता है जब आप उसको देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इसके छांव तले जो है बहुत सारे लोग बैठे भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने वक्त गुजारा होगा। लेकिन बहरहाल ये जो दरख्त है ये मुनफरिद इसलिए कि इसको आप ये कहें कि ये दरख्तों में बंदर ही है पूरा पूरा, कि उल्टा ही लटका हुआ है पूरा, तो मेरे ख्याल में बुला नहीं होगा। और उसी तरह ग्रीन रहना तो ये भी कमाल है भाई। लेकिन यू गाइस शुड कॉम्प्लीमेंट टू आवर टीम कि वो इतनी अच्छी चीज़ें ढूंढ के लेके आते हैं। एक तो आपको मैंने बताया कि ये मेहराब, एक आपको बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, इट्स अ काइंड ऑफ कि उसका पूरी बिल्डिंग का एक हिस्सा है जिसे हम नॉर्मली मेहराब कहते हैं, सीम्स टू बी लाइक, और उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान मेरे ख्याल से कोई बीच जो है वो साथ ही अंदर कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। और चूँकि बहुत ज़्यादा आपको पता है पौधों की अफजाइश के लिए आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, एक ख़ास मिकदार चाहिए होती है पानी की, धूप की और उसकी निगहदाश्त के लिए। लेकिन ये चूँकि धूप ज़्यादा चाहिए होती है, इसको कम पानी में भी ये इसकी अफजाइश अच्छी हो सकती है। तो ये जो सबसे पुरानी अंजीर की जो किस्म है ये वो भी है, तो इसको बहुत सारे हवाले से ख़ास समझा जाता है, लोग इसे काफ़ी देखने भी आते हैं। तो हमने सोचा कि ये खबर है तो आपसे भी शेयर करते हैं। आई एम श्योर कि आपने खबर पहले नहीं सुनी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपने ज़रूर सुनी होगी, वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल खबर है। दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा लविंग लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से ऐसी खबर है कि हमें वहाँ होना चाहिए था।
लेकिन आपको पता है कि जो लोग टिकटॉकर्स है, यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वही ऐसा सोचते हैं। एरिक की हम बात कर रहे हैं, आलमी शोहरत याफ्ता टिकटॉकर है जिन्होंने एक कंपनी के साथ, प्राइवेट कंपनी है, उनके साथ मिलके दुनिया का सबसे बड़ा पिज्ज़ा बनाया और जिसके बाद उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो चुका है। और आप देखिए इसका साइज चेक करें, और अगर हम इसकी मिकदार की बात करें तो आपको पता है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं पिज्ज़ा में। आप चीज़ की बात कर लें, मैदे की बात कर लें, पेपरोनी की बात कर लें, तो मेरे ख्याल से 6000 किलो से ज़ायद मैदा इस्तेमाल हुआ है। अगले इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं जो कि चीज़ होती है, जो कि 3006 किलो से ज़ायद इस्तेमाल हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके ऊपर जो आप पूरी नरिशिंग देख रहे हैं वो है पेपरोनी की, जो 6,30,000 से ज़ायद पेपरोनीस के टुकड़े जो हैं वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और लेकिन देखिए हरमीत, उन्होंने इस चीज़ का खास ख्याल रखा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, लेकिन इतने बड़े पिज्जे को हमने ज़ाया नहीं करना, इसीलिए इसको भी डोनेट कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से एक एक जो पिज्जे का स्लाइस होता है उसको करके उन्होंने बेक किया है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। वैसे मजे का तो है। आप ये देखें ना कि इतना मुश्किल काम है सारी चीज़ को। हमने देखा है, आपने कभी देखा होगा जब अफगानिस्तान की तरफ आप जाती हैं या अफगानिस्तान के जो लोग उनके घरों में जो रोटी बनती है वो बहुत ज़्यादा, यानी मेरे स्टूडियो में जो टेबल है इसकी इतनी तकरीबन वो बड़ी होती है। और मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा मुझे दावत मिली और मैं वहाँ पे गया तो मैंने एक तरफ तो चावल जो देचकी मेरे सामने रखी थी, मैं खुद हैरान था कि मैं इसको कैसे खाऊंगा। ऑफ करके मैंने जब वो खाया और 2-3 नवाले लिए तो उन्होंने कहा आपने तो खाए नहीं है, ये तो हम सिर्फ 2 बंदे जो हैं इस सारी रोटी को ख़त्म करेंगे और ये जो चावल रखें सिर्फ एक ही बंदा खा सकता है। तो मैं इस पिज़्ज़े को देख के मुझे कहीं ना कहीं वो याद आओगे। और आपको याद है कि ये 2004 की बात है कि जब आटे का बहरान बना तब बड़ा मसला ये था कि भाई आटे का बहरान बना क्यों। तो फिर ये रियलाइज़ किया गया कि जो अफगानिस्तान के हमारे भाई हैं वो यहाँ पे ज़्यादा महाजर बने थे, तो वो जो रोटियाँ बनाते थे वो बड़ी एक बोरे से तकरीबन उनकी 2-3 रोटी बन जाती थी। तो इस पिज़्ज़े को देख के मुझे वो सारी चीज़ें याद नहीं। लेकिन बहरहाल पिज़्ज़े के शौकीन बहुत ज़्यादा हैं बाहर दुनिया में और हम देखते हैं कि लाइनें लगी होती हैं। और वैसे आप खासकर अमेरिका की बात करें, हम जब भी बात करते हैं अंग्रेज़ों की, गोरों की, तो हम कहते हैं बड़े स्लिम स्मार्ट होंगे, लेकिन अमेरिका में सबसे ज़्यादा मोटे जो हैं उनकी तादाद बड़ी ज़्यादा है। और उसकी वजह ये कि फ़ास्ट फूड का खाना, फिर पिज़्ज़े वगैरह जो है ये खाना, तो ये रुझान बड़ा ज़्यादा है। लेकिन भाई रिकॉर्ड तो बनाना था, छोटे मोटे पिज़्ज़े तो वैसे बहुत है, लेकिन भाई साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं एक साथ एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लूँ और पिज़्ज़े के ही बना लूँ। फिर लेकिन चलिए अच्छा काम किया इस लिहाज से कि देखिए उसको काटने के लिए या उसके स्लाइस को अलग करने के लिए भी कितनी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। और मैंने आपसे कहा कि अच्छा काम ये था कि इसको डोनेट किया गया है और उन तमाम लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक बात आपकी हरमीत बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर ख़ास तौर पर यूरोप साइड में अगर हम देखें, जैसे ये इटली से खबर है, लेकिन आपको पता है वहाँ पर 20 लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मतलब वो फास्ट फूड इतना खाते हैं, उनके बच्चे से लेके बड़े तक, आप दुनिया का मोटा तरीन और पतला तरीन या लंबा तरीन, ये सारी कैटेगरीज आपको वहाँ से मिलेंगी। लेकिन दुनिया की जो रेशो है उसमें 20 लोगों की सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो यूरोप साइड पर ही है, यानी मगरिब की साइड पर, चूँकि दे आर वर्किंग लाइक, वो काम इस तरह से करते हैं डे एंड नाइट, दे आर नॉट एबल टू स्टे एट होम और मेकिंग समथिंग फॉर देमसेल्फ और अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों ही वर्किंग है। तो वहाँ पर बेसिकली ज़्यादा रुझान है इस चीज़ का कि आप फॉर ड्राइव थ्रू गए, आपने खाया पिया और खाने पीने में फास्ट फूड आपकी प्रेफरेंस होती है। तो आपके ये मतलब इन तमाम रूटीन की वजह से जो है ना 20 लोगों की तादाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये खैर पिज़्ज़ा, इसको खाने का कितना मज़ा आएगा, मुझे तो देख देख के यही अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो टेक्नोलॉजी से, ऊपर से नाश्ता भी नहीं किया हुआ। अच्छा जी, अगली खबर आपको देते हैं। आर्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने, आप अगर 3D को तो आपको पता ही है कि 3D की बात करें, ऑगमेंटेशन की बात करें या हम क्रोमा की बात करें, तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है आजकल आपको पता है हरमीत हम भी यूज़ करते हैं इर्द गिर्द। और हम भी अगर अपनी स्क्रीन की बात करें तो अब TV चैनल्स पर, और अगर हम फिल्म की बात करें, मूवी की बात करें और ड्रामास की बात करें, तो हर जगह टेक्नोलॉजी हमें अब नज़र आ रही है। लेकिन जो 3D एनिमेशंस है और 3D आर्ट जो है, ये सबसे ज़्यादा अभी तक भी अनोखा भी समझा जाता है और इतना ज़्यादा आम भी नहीं है। लेकिन आप देखें कि एक ऐसी गली जो काफ़ी ख़राब है, खंडर टाइप बनी हुई है और बहुत ज़्यादा साफ़ भी नहीं है, उस गली में 3D आर्ट करके ये आर्टिस्ट ने कितना खूबसूरत उसको बना दिया है। आप एक सड़क देखें जो कि बिल्कुल खस्ता हाल है और उसमें वो बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट भी नज़र नहीं आ रही है आपको, और बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई भी नज़र नहीं आ रही। वहाँ जी ये आर्टिस्ट पहुँचे और उन्होंने कुछ बस चंद ही मिनटों में उस पूरी सड़क को जो है वो खूबसूरत 3D आर्ट में चेंज कर दिया है। और ज़्यादातर कार्टूनी की बना रहे हैं हरमीत।
हम आप ये देखें ना कि वॉक करते हैं या कहीं ना कहीं आपकी नज़र इस पे पड़ती है तो अच्छा भी लगता है। वैसे अगर आप हम देखते हैं जो 3D आर्ट की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं फिल्म या ड्रामा या वो मुश्किलात, आपको जो सेट पे जाना होता था और दूर दराज इलाकों में आपको कोई ऐसी लोकेशन ढूंढनी होती थी फिल्म या ड्रामे के लिए, तो वो सारी चीज़ें बड़ी अब एक ही स्टूडियो में सारी चीज़ें होती हैं। अब बहुत सारी ऐसी फिल्मों की मिसाल हमारे सामने है। लेकिन अगर इस आर्टिस्ट को आप देखें, मैं यहाँ से हमारे ऑफिस से कुछ ही फासले पर मैंने एक दीवार देखी जो बिल्कुल खाली सी थी, और फिर उसके बाद जब मैंने देखा तो उस पर एक आर्टिस्ट ने अपने आर्ट से बड़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं, और वहाँ से आप जब गुजरते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी फील आती है। तो ऐसे में अगर आप वॉक करते हैं और आपकी नज़र ऐसे छोटे मोटे कार्टून्स या किसी बिल्ली या किसी और कोई शेप ऐसी बनी हो जिस पर आपकी नज़र पड़ती है, तो वैसे अच्छा लगता है। एक तो आप वॉक कर रहे हैं, फ्रेश हैं, दूसरी जानब इस किस्म का कोई ऐसा आर्ट आप एक खूबसूरत सा नमूना आपकी नज़र से गुजरता है तो आप और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दीवारें, जो आपने दुरुस्त फरमाया, जो खस्ता हाल है, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये होती है कि खस्ता हाल है तो हम एक और पत्थर उठा के ना उसको 2-3 दफ़ा मार देते हैं कि भैया थोड़ा सा और ख़राब हो जाए। लेकिन वो ख्याल रखने वाले लोग हैं और ध्यान रखने वाले लोग हैं, तभी तो आगे यहाँ आगे निकल चुके हैं। अच्छा जी, खैर लेकिन लाहौर में ये प्रैक्टिस मीट काफ़ी देखी गई है, पहले ज़्यादा नहीं था। लेकिन अगर हम बहुत सारी निजी कंपनीज़ की बात करें या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करें तो एनसीए की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था। लाहौर की बड़ी मेन स्ट्रीम शाहराएँ जो हैं वहाँ पर हमने बड़ा ज़बरदस्त आर्ट देखा। कोविड-19 में ट्रिब्यूट देने के लिए हमने डॉक्टर्स को और पुलिस को और हर तरह की जो जिस डिपार्टमेंट ने भी पार्टिसिपेट किया कोविड-19 को मात देने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एनसीए के स्टूडेंट्स ने लाहौर की मेन एम आलम पर बहुत सारी वॉल्स बनाई हैं। हर एक वॉल में हर एक डिपार्टमेंट को ट्रिब्यूट दिया गया है। तो ये आर्ट वैसे भी आपको सड़कों पर बहुत अच्छा लगता है और आपको एक अच्छी फील देता है। लाहौर में तो खास तौर पर ही हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है। लेकिन खैर वो 3D तो नहीं है, बट इट सीम्स टू बी लाइक वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर सुन के आपको तो बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी, और हैरानगी भी ऐसी कि मुझे लगता है कि शर्म भी आएगी। अगर आपकी उम्र 50 साल है या 40 साल है, चलो या 30 साल ही है, तो भी आप ये हिम्मत नहीं करेंगे। 67 ईयर्स ओल्ड ये मोहम्मद तरीन खातून जो है, मोहम्मद तरीन खातून, अब ये देखिए इंडिया से इनका ताल्लुक है। चले कोई बंदा आप जॉगिंग सूट पहन के या पैंट शर्ट पहन के या वेस्टर्न पहन के आप कोई साइकिल चलाए तो समझ भी आती है। साड़ी उन्होंने पहनी हुई है, साइकिल वो चला रही है, और एक बारीक सी रस्सी के ऊपर उनका करतब चेक करें, उनकी उम्र चेक करें, उनका शौक चेक करें, और फिर आप थोड़ी शर्म करें बस कि आप लोग इस उम्र में नडियों को लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये मैं ये सोच रहा था कि आप ये ना करें कि उसकी हरकतें चेक करें। वैसे बहुत अच्छी वीडियो है, अगर आप देखें कि हिंदुस्तान से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं साड़ी तो बड़ा मुश्किल होता है। मैं देखता हूँ ये ख़वातीन को ये पहनती कैसी हैं, और वैसे तो बड़ा मुश्किल है इसका बांधना, लेकिन उसको मैनेज करना, और फिर साइकिल पे, और साइकिल उस रस्सी पे, और फिर उम्र की बात की जाए इस उम्र में तो हमारे मुल्क में फिर यही होता है कि भैया गोडे दुख है। लेकिन वहां पे हम ये देख रहे हैं कि फिर भी कोई ना कोई एक्टिव जो है वो नजर आता है, और यही वजह है। आप ये देखें ना कि नीचे अगर आप देखें तो हरे भरे खेत मुझे तो नजर आ रहे हैं, और साथ में आप इस किस्म से का जो व्यू बड़ा खूबसूरत है। फिर ऑरेंज कलर की जो साड़ी है, और आप साइकिल उठा के भैया निकली सफर पे, और वो भी हवाई सफर पे, और वो भी साइकिल पे। इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। आप सब छोड़े, इसमें जो सबसे टॉप डिपिक्शन है इस पूरी वीडियो में वो ये है कि शौक का कोई मोल नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, शौक पूरा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप अपना शौक किसी भी उम्र में पूरा कर सकते हैं। अगर उनको साइकिलिंग का शौक है या फिर करतब करने का शौक है तो उन्होंने अपनी उम्र का बिल्कुल लिहाज नहीं किया। हाँ, अलबत्ता सारी प्रिकॉशंस की हुई हैं। आप एहतियाती तदाबीर अगर ज़िंदगी देखें तो उन्होंने पूरी सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई हुई है, और तमाम तरह इंतजाम की कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा पेश आने वाला भी हो तो उसके लिए तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल किए हुए उन्होंने। लेकिन 67 भी एक एज होती है, यू आर अबाउट टू 70, और उस एज में इतना तो आपको इतनी करेज होना आपके अंदर, पहली बात। फिर दूसरा, इतना एडवेंचरस होना। भाई ये थोड़ा थोड़ा ले लें आप लोग भी जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, कि जो ऊंचाई से डरते हैं या जो पानी से डरते हैं, वो तमाम लोग जो है वो अपना फोबिया ख़त्म करें और कुछ ऐसी एडवेंचरस चीज़ें करें। बिकॉज कहते नहीं है डर के आगे जीत है, तो फिर जीतना तो बनता है बॉस। अच्छा जी, हो गया हमारा डेली डोज। आपसे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर डिटेल में प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
पंजाब के इलेक्शन एक आईनी मसला है जो कि अब एक मुअम्मा बन चुका है, लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कि फौरी तौर पर पोलिंग की तारीख दी जाए, जिसके लिए कहा गया है कि गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन मिलकर बैठे और मशावरत करे, जिस पर कल मिलकर बैठे भी, लेकिन कल भी कोई तारीख करीब तरीन नहीं आ सकी या इस पर कोई पॉइंट पर एक साथ मिलकर बैठना चाह ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम बलीगुर रहमान साहब की बात करें, गवर्नर पंजाब, तो वो ये कहते हैं कि जब मैंने समरी पर दस्तखत नहीं किए जो कि पंजाब असम्बली की तहरीर की समरी थी, तो फिर मैं तारीख कैसे दे सकता हूँ। मैं भी आइन पर वैसे ही खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये आइन की बालादस्ती के लिए ये स्टेप मेरी जानिब से उठाया जाए। ऑल्दो पीटीआई की तरफ से क्या सिचुएशन है, वो क्या कहते हैं, आर्टिकल 6 के बारे में कैसे और कहाँ पर कैसे कोड करते हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। हामिद खान अल मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं, आप लिस्ट हैं, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, कहिएगा कि बेसिकली तो नून लीग या मौजूदा हुकूमत या पीडीएम की कोशिश यही है कि सुबह इलेक्शन हो तो वो जनरल इलेक्शन के साथ ही हो, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आज कल 14 फरवरी थी, पूरा एक महीना हो गया है। 14 जनवरी को हमने ये पंजाब असम्बली की तहरीर जो भी सिचुएशन हमने देखी ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। 90 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, उससे पहले कर देंगे या नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है? सोहा बिल्कुल ऐसे ही है कि पीडीएम हर सूरत चाहती है कि इलेक्शन अभी ना कराए जाए सूबाई असम्बलियों के, और मैक्सिमम लटका कर कौमी असम्बलियों के इलेक्शंस के साथ करवाए जाएं। और इसके अंदर जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद ये जिस तरह से डिले टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं ये बड़े खतरनाक हैं, और ये एक बड़ा गलत मिसाल प्रेसिडेंट सेट कर देंगे आइंदा के लिए भी कि अगर हाई कोर्ट के फैसले पर भी आपने मनोवान अमल नहीं करना तो फिर अवाम या जो पार्टीज हैं वो रिलीफ के लिए किसके पास जाएंगे, ये एक सवाल रह जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर हुकूमत ये समझती है कि इलेक्शन इस तरह डिले करवा कर वो इमरान खान साहब या किसी की भी पॉपुलैरिटी को इफेक्ट कर सकेंगे तो मैं समझता हूँ ये उनकी खाम ख्याली है। और सोहा एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैंने थोड़ा स्टडी किया तो मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत जो है वो किसी ये बलीगुर रहमान साहब या किसी एक को उसी तरह कुर्बानी का बकरा बनाने का सोच रही है जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के वक्त उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा छोड़ दी, लेकिन आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ स्विस हुकूमत को खत नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। तो इसी तरह मुझे ऐसे लग रहा है कि हाई कोर्ट की अगर हुक्म अदूली की गई तो उसके लिए किसी न किसी एक को अपने ऊपर सारा बर्डन लेना होगा, और उसके बाद इतना डिले ये ले आएंगे कि ये मामला वहीं पर चला जाए। लेकिन ये एक गलत मिसाल सेट होगी। हुकूमत को चाहिए कि मिल बैठकर इलेक्शन कमीशन के साथ फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, और इससे फरार जो है वो एक गलत रिवायत को जन्म दे रहा है, और इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत को होगा। अगर हम सब जमहूरियत पसंद हैं, हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बालादस्ती चाहते हैं, तो किसी सूरत भी इलेक्शन का डिले जो है वो किसी के भी फायदे में नहीं होगा। जी जी हरमीत। हामिद खान साहब, अगर हम देखें इस पूरी पीडीएम को देखें, आपको याद है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब ये इलेक्शन के लिए दबाव डाला करते थे और कभी रैलियां कभी एहतजाज का जो सिलसिला होता था वो चलता रहता था। लेकिन हम आइन की बात करें, ये वो आइन है जो इनमें से अभी जितने भी बैठे हैं कहीं ना कहीं इनके जो उनमें से कोई ना कोई सरबराह जो है, इनके वालिद साहब, कोई ना कोई शख्स जो था वो उस आइन बनाने में मौजूद था। जितनी भी पीडीएम है हम अगर इनको देखते हैं और आइन की बात करने वाले, और हर वक्त हम इनके जुबानों से यही सुना करते थे कि हम आइन के पासदारी करने वाले लोग हैं। लेकिन अब सूरत हाल जो आप फरमा रहे हैं कि यानी मामला ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मामला जब पीटीआई का आता है तो हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जाके पीडीएम के हक में खड़ा नजर आता है। अब ये वाला जो सिलसिला है, यानी हाई कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ लेकिन इलेक्शन कमीशन भी आए शाएं बाएं ताएं और कहीं ना कहीं ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है, तो क्या ये ऑर्डर का इंतजार, उसी ऑर्डर का इंतजार तो नहीं किया जा रहा जहां से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने कहा था कि वहां से कॉल आएगी तो फिर इलेक्शन ही इलेक्शन हो जाएंगे? हाँ, बड़ी हरमीत आपने बड़े ढके छुपे अल्फाज में बहुत बड़ी बात कर दी है। बिल्कुल दो बातें हैं। एक तो ये कि पीडीएम के हवाले से जो बात आपने कही, तो इंग्लिश में इसके लिए मुहावरा इस्तेमाल होता है कि टेबल इज टर्न। वही लोग जो इलेक्शन और आइन की बालादस्ती की बात करते थे वही अब अपने अपने तई नई नई तौजीहात निकाल कर नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं इलेक्शंस को डिले करने के, आइन के जो असल शक्ल है उसको तोड़ मरोड़ करने की। लेकिन दूसरी जानिब बिल्कुल इसी तरह है, वो आपने देखा होगा अनवर मकसूद साहब का भी एक क्लिप बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो सिर्फ
एक खास जगह से ही मिल सकती है। बाकी तो अभी कोई समझ नहीं आ रही, ना इलेक्शन कमीशन के बस का काम लग रहा है ना दूसरा। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट दैट इज द थिंग। लेकिन हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा कि एक बहुत बड़ा जिम्मेदार इदारा है। अगर वो किसी भी मामले में पार्टी बनता है, बायस होता है, तो पूरा इलेक्शन का जो सिस्टम है, जो पूरा इलेक्शन का अमल है, वो मशकूक और मुतनाज़ा होगा। और उसके बाद के रिजल्ट्स के ऊपर भी जो है वो बहुत सारी उंगलियां उठेंगी। इलेक्शन कमीशन को फैसला करना होगा कि वो अवाम के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी किसी तरह बहाल कराना चाहते हैं या बेहतर करना चाहते हैं, या अपनी क्रेडिबिलिटी मजीद जमीन बोस करना चाहते हैं। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो हम खेल रहे हैं, ये बॉल कभी आपको पता है हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंक देता है, इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब के कोर्ट में, तो ये बॉल इधर उधर ही खैर जा रही है। लेकिन इलेक्शन से अगर हम निकले तो मौजूदा माशी सूरत हाल पर आप देखें कि जो मिनी बजट की जगह ऑर्डिनेंस की सूरत दी गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? 170 अरब से ज़ायद के टैक्स लगाने की बात की जा रही है, फिर IMF की ये बात जो कि कल ही कोर्ट की गई है कि ये फॉर द टाइम बिंग नहीं है, आप जो टैक्स लगाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ वो ऐसे ही रहेगा। हम मजीद सूरत हाल को बेहतर करने के लिए वक्ती तौर पर ये फैसला नहीं करना चाह रहे, हम इसको फॉर द रेस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आप ये कैसे देखते हैं मिनी बजट को ऑर्डिनेंस की सूरत में? देखिए सोहा, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि इन 10 महीनों में मतलब वो तमाम लोग जो दावेदार थे कि उनसे ज्यादा मईशत को कोई नहीं समझता, उनकी नाअहली के पोल खुल के सामने आ गए हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर होना और इकोनॉमी को चलाना दो डिफरेंट बातें हैं। साबित हुआ इसहाक डार साहब ने जो डिले किया, जो अक्टूबर में एग्रीमेंट कर लेना चाहिए था IMF से, उनकी शराइत उस वक्त बहुत नरम थी, लेकिन आपने सोचा कि शायद आप IMF को भी डिक्टेट कर लेंगे, जबकि आपके पास भी कुछ नहीं था। उसका नतीजा ये है कि आज आप IMF की हर शर्त जायज और नाजायज मान रहे हैं। 170 अरब रुपए के टैक्स, 115 अरब इमीडिएटली रिकवर, 1% GST में इजाफा, और पुरतईश अशिया की कीमतों में इजाफे के साथ साथ जरूरियात जिंदगी की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, ये सब कुछ अवाम का के गले में एक फंदे की तरह जा रहा है। और सोचना पड़ेगा कि क्या IMF के इस सारे शिकंजे के अंदर सिर्फ अवाम ही फंसेगी। और बात यह है कि इसहाक डार साहब की पॉलिसीज ने हमीद खान साहब, हमने देखा जब ये PDM अपोजिशन में थी तब आपने जो फरमाया कि बड़े दावे किए जा रहे थे और कहीं ना कहीं किसी को नालायक और खुद को लायक समझा जाता था, लेकिन नाअहली और नालायकी के सबूत ये हैं कि वो सामने आ चुके हैं। और कहीं दावे ये किए जा रहे थे कि हमारी बड़ी दोस्तियां हैं, चाहे वो सऊदी अरब से हो, चीन से हो, बड़ी कुर्बतें हैं, और वहां से जाके बहुत सारा पैकेज जो है हम लेके आएंगे और IMF जाने की जरूरत भी नहीं होगी। और मरियम नवाज साहब कहा करती थी कि जो इमरान खान ने ये मुआहदे किए हैं या IMF के साथ जो मामलात किए हैं, हम जो है ये सारा मामला जो है इसको रैप अप करके एक नए सिस्टम की तरफ जाएंगे। लेकिन अब हालात जो हैं, आपको क्या लगता है जिस नहज में हम पहुंच चुके हैं, तो क्या ये कोताही थी, ये गलती थी कि IMF की तरफ जाना बहुत देर कर दी हमने, हालांकि हमें पहले जाना चाहिए था? हरमीत, ये कोताही गलती से बढ़कर मैं इसको मुजरिमाना गफलत भी कहता हूँ। जब आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त IMF की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती, और तमाम दोस्त ममालिक ने एक शर्त आयद कर दी है कि जी आप IMF से जब तक अप्रूवल नहीं लेंगे, हमारी तरफ से एक पैनी भी आपको रिलीज नहीं होगी, चाहे वो चाइना हो, रूस हो, सऊदी अरब हो, UAE हो। तो ये सब ममालिक की जो शर्त है उसको समझने के लिए IMF के पास जाना इमीडिएटली बड़ा जरूरी था। और अक्टूबर नवंबर में जो IMF की शराइत थी उसके अंदर बहुत नरमी थी आज की सख्त तरीन शराइत की निस्बत। तो अवाम को जो आज जिस चक्की में पीसा जा रहा है उसकी बड़ी जिम्मेदारी मौजूदा हुक्मरानों पर आती है। हम IMF को या हालात को बाद में ब्लेम करें, पहले उस नालायकी और उस मुजरमाना कोताही को देखना जरूरी होगा जिनकी वजह से आज अवाम को 170 अरब के टैक्स भी लग गए और मईशत जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी है। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी आखिरी लम्हों के अंदर भी हुकूमत को होशमंदी से काम लेना होगा और किसी न किसी सूरत में दोस्त ममालिक से मदद लेनी पड़ेगी, और उस मदद लेने के लिए IMF के साथ एग्रीमेंट मैच्योर करना इंतहाई जरूरी है। सर देखिए, कोई वे आउट भी तो नहीं है ना हमारे पास। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है कि IMF के डू मोर के मुतालबे को हम मान लें। लेकिन सर उससे आप ये देखिए, गैस, यू नेम इट, बिजली की आप बात करें, आप टैक्सेस की बात करें, हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है। लेकिन वो 1 अरब से ज़ायद की जो $1 की किस्त है वो आ जाएगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप मुझे ये बताएंगे उससे होगा क्या?
हमारे शहाना जो अखराजात है वो पूरे हो जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुश हो जाएगी, आम आवाम को तो फिर भी पे करना पड़ेगा, भुगतना तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि 1.5 अरब डॉलर के लिए हमारी नाक से लकीरें लगवा दी गई। और सबसे बड़ी बात ये कि ये भी वो पैसे हैं जो हमारे जो जिसको कहते हैं हुक्मरानों के जो याशियां और उनके ऊपर खर्च हो जाने हैं। हम जनाब तैयार होते हैं अपना जहाज भर के कहीं पे भी जाने के लिए, फॉरेन टूर के बहाने लगाने के लिए, जिसके अंदर हासिल वसूल कुछ ना हो। ये बड़ी बदकिस्मती है। मैंने आपको याद है आपके भी प्रोग्राम में कहा, एक दो और प्रोग्राम से भी कहा कि IMF के लिए भी जरूरी है कि वो इनकी जो याशियां है, पुरतईश जिंदगी है, इसके ऊपर भी सवाल उठाए और कुछ ऐसी शराइत रखे जिसको अवाम की सपोर्ट हासिल होगी। मसलन इनके जो फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, फ्री अलाउंसेस, फ्री फैमिली एयर टिकट्स, और उसके साथ साथ जो एकड़ और एकड़ जो इनके घर हैं, ऐसे ऐसे घर हैं अफसरशाही के, नौकरशाही के, देख के आपको लगता है जैसे किसी बादशाह के महल है। ये नौ आबादियाती दौर के, ये जब उस दौर की निशानियां हैं जब आप गुलाम होते थे। आज आप आजाद मुल्क में इस तरह की जिंदगी अफसरों से गुजारने की अगर आप तवक्को रखते हैं तो फिर आपको वो गुलामों की तरह ट्रीट करेंगे। जरूरी ये है कि अब बिल्कुल। हामिद खान साहब, यहाँ पे एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा, जवाब उसका। हामिद खान साहब, एक तरफ तो ये मामलात है, मामलात महंगाई जो है वो उरूज पर है और ऐसा लगता है कि 6-7 महीने तक इन्फ्लेशन रेट मजीद बढ़ेगा और फिर कहीं कमी मुश्किल से आएगी। आपको क्या लगता है सर? एक तो इलेक्शन डिले होने की बातें की जा रही हैं, हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन को किसी न किसी तरीके से हर इस्तेमाल कीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का इलेक्शन जो है उसको डिले किया जाए। लेकिन ये खबरें भी हैं नून लीग की जानिब से या हुकूमत की जानिब से, जो हम जब पार्लियामान में जाते हैं वहां से हमें ये खबरें भी मिलती हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि मामला जो है ये जाए आगे, एक और साल जो है वो डिले हो जाए, यानी हमें और साल का मौका मिले। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या ये जो इनकी ख्वाहिश है कि 1 साल का टाइम अगर मिलता है तो क्या अवाम में इनका तासुर दुरुस्त होगा, यानी इनका जो ग्राफ गिरा है वो क्या बहाल हो जाएगा? आपको क्या लगता है सर? नहीं हरमीत, बहुत खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। इलेक्शन को अपने वक्त पर करवाना बहुत जरूरी है। अगर ये डिले करने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं समझता कि ना तो कोई अवाम की तरफ से इनको हमायत मिलेगी, बल्कि बार बार जिस बात के मैं खदशे का इजहार करता हूं कि फिर किसी और कुव्वत को अगर इंटरवीन करने का मौका मिला तो हम किसको ब्लेम करेंगे, हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। देखें, पाकिस्तान किसी और तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान किसी और निज़ाम को इस वक्त नहीं अडॉप्ट कर सकता। सो अगर हुकूमत अपने ख्वाहिश की वजह से इलेक्शन डिले करने की कोशिश करेगी या अपनी गैर मकबूलियत को मकबूलियत में बदलने के लिए इलेक्शन डिले करने की कोशिश करेगी तो इसका नतीजा बहुत गलत निकल सकता है। इसका नतीजा किसी और मुझे ये बताइएगा कि चलिए ये तो हो गया, डैमेज इज डन ना। देखिए, आवाम पहले कहीं ना कहीं निकल आती थी, चले इमरान खान के कहने पे निकल आती थी, हमने क्राउड पुलर वो हैं और हमने देखा कि वो क्राउड पुल कर लेते हैं। और फिर मरीम नवाज की भी एक फैन फॉलोइंग है, कंपैरेटिवली नून लीग में बाकियों के बजाय उनको ज्यादा सुना जाता है। जहां वो जाती है लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे उन्हें देखने के लिए हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अवाम दे गॉट कंफ्यूज्ड। अब देखिए, लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये है कि इमरान खान साहब का वो सुपर किंग वाला स्टेटमेंट कि अमरीकी साजिश जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट की गई थी, इम्पोर्ट नहीं की गई थी। ये कोई चौथा पांचवा यू टर्न है, जिसके बाद अब अवाम भी सोच रही है कि भाई हम क्या करें, किसकी बात सुने। तो अवाम अब अपनी आवाज़ उठाएगी नहीं, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलेगी, बिकॉज दे आर डन विद ऑल दिस शिट। बिल्कुल ठीक कह रही है। प्रॉब्लम ये है कि अगर अवाम नहीं निकलेगी तो फिर भी तो अवाम का नुकसान है। देखिए, खान साहब का जो बयानिया है वो अपने अपने अंदाज में कहीं यू टर्न लेता नजर आता है, कहीं इमरान खान साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उनकी बात से मुराद क्या ली गई है, कहीं पर खबरें किसी और अंदाज में आती हैं, एक ही इंटरव्यू के 2 तशरीहात हो जाती हैं। ये सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन बात ये कि असल में अवाम को खुद फैसला करना होगा कि क्या उन्होंने जिस वक्त पेट्रोल की कीमत का बढ़ने का ऐलान होता है तो सिर्फ उस रात के लिए अपनी टैंकियां भरवाने, पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगानी हैं, या उसके खिलाफ एहतजाज करना है, उसके खिलाफ कोई मुनज़्ज़म पॉलिसी बनानी है। देखें, अवाम की तरफ से बहुत कुछ हो सकता है। जो बाशऊर और पढ़ी लिखी कौमें हैं वो बाइकआउट करके, एहतजाज करके, खामोश तरीके से अपने कोई एक्शन देकर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हैं, एक हुकूमत पैगाम देती हैं। पाकिस्तान में जरूरी हो गया है कि अब अवाम की तरफ से मुनज़्ज़म पुरअमन एहतजाज किया जाए ताकि हुकूमत को समझ आए कि ये अवाम दुश्मन पॉलिसियां किसी सूरत भी काम नहीं आएंगी। ठीक है आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे और काइंड रिव्यू के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात तो सच है
कि अपनी ही इंटेंसिटी का, ये अपनी ही पावर का अंदाज़ा जब तक हमें नहीं होगा, हम इस तरह से मुसलसल इस्तेहसाल का शिकार होते चले जाएंगे। तो ट्राई टू रियलाइज़ योर काइंड ऑफ पावर, जो कि आम आवाम की है। किसी भी मुल्क की रियाया की जो पावर है, वो रियाया को रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने क्विक ब्रेक ले ली, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So we are in the second hour of the show, but we don't have any second option or second choice, क्योंकि IMF के डू मोर के मुतालबे के बाद 170 अरब से ज़ायद के टैक्स लगाओ दिए गए हैं, और उसके बाद अब मिनी बजट को ऑर्डिनेंस की सूरत में पेश करने पर भी बातचीत की जा रही है। इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसनैन जावेद। चाहते हैं आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। मिनी बजट ऑर्डिनेंस की सूरत, ये सदर मुमलिकत ने इस पर एतराज़ उठा दिया है। क्या आपको ये एतराज़ वैलिड लगता है, वो सही कह रहे हैं? देखें, एतराज़ इस बुनियाद पर मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि ऑर्डिनेंस की सूरत है, और ऑर्डिनेंस 3-4 जगहों पे आपने देखा होगा कि हर चीज़ पर ऑर्डिनेंस लग रहा है। अगर सदारती ऑर्डिनेंस ही लगना है और इसने असेंबली पे बात नहीं होनी, और इस ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली बात नहीं होनी, तो इसका मतलब है आपका पार्लियामान माइनस हो गया। पार्लियामान के जो है वो पीटीआई भी जाने को तैयार नहीं है, और अब जब से उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए, अब उनके 45 रहनुमा ऐसे हैं जो कि वापस असेंबलियों में जाना चाहते हैं। अब उनकी रिट ऑफ द गवर्नमेंट असेंबली के अंदर तो है नहीं। सो ऑर्डिनेंस जो है वो अगर वो ले भी लें, तो बेसिकली अगर आप देखा जाए, और अगर मैं गैर जानिबदाराना गुफ्तगू करूं, तो आरिफ अलवी साहब पीटीआई के सदर है, ना कि जो है वो पाकिस्तान के सदर। सो उस बुनियाद के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सियासत हो रही है। तो मईशत का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसराइल की एग्जाम्पल अगर आपको दूं, तो 5 दफा वहां पर इलेक्शन हुए एक ही साल के अंदर, लेकिन वहां की मईशत को कोई असर नहीं हुआ। इसी तरीके से बेशुमार ममालिक हैं जहाँ पे मईशत और सियासत को तमाशा नहीं बनाया जाता आपस में। यहाँ पे अजीब अमलगमेशन है कि आपका सारी सियासी इंस्टेबिलिटी जो है वो आपकी मईशत पे इम्पैक्ट डाल रही है। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे पैसे नहीं है, स्टॉक नहीं है, आपके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं 2.9 पर चले गए आपके पास, जो और ऊपर से 3 बिलियन डॉलर तो ऑलरेडी डिपॉजिटेड अमाउंट था। अगर आपके पास 7 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर चाइना के कहीं से रिजर्व में पड़े भी हैं, तो वो आपके पैसे नहीं हैं, वो विंडो ड्रेसिंग के पैसे हैं। तो उस हिसाब से आपके पास जो है वो इंपोर्टर्स के लिए 0.58 के ऊपर आपका पहुंच गया। गाड़ियां आप देखें कि एक ऐसी गाड़ी जो कि 3.5 लाख की गाड़ी जो है, वो आपके पाकिस्तान में 26 लाख की गाड़ी मिल रही है। सो ओवर प्राइस्ड हो गया है, ओवर हाइक हो गया है पेट्रोलियम लेवी के लिए। IMF के 2-4 बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहला सवाल आपका इंपॉर्टेंट था कि ऑर्डिनेंस। आप देखें कि हर चीज ऑर्डिनेंस पे जा रही है। तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए कहना चाहूंगा तमाम अरबाब इख्तियार को कि अगर सदारती ऑर्डिनेंस से काम होना है तो सदारती निज़ाम को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। हमें इस सियासत से बाज रखें। हमें नहीं चाहिए आपकी सियासत, हमें नून लीग नहीं चाहिए, हमें पीटीआई नहीं चाहिए। पीटीआई फिर से 77% वोट ले भी ले, 2/3 मेजॉरिटी ले भी ले, तो उसके बाद से आपको हमाद अजहर बचना है, उसके बाद आपको फवाद चौधरी बचना है, और आपको इसी तरीके के वो जो है वो मस्का खेस किस्म का शहबाज गिल बचना है। तो अगर इस तरीके का अगर आप भाषण सारा दिन लेना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। हमें काम करना है। हमें यहाँ पर ऑटोमोबाइल आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर हम देखें हमारे यहाँ मुआशी हमें पुराने बीजों को नया करना है। पाकिस्तान एक बीज नया नहीं बना रहा। आप खुदा का वास्ता है, ये गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ वेक अप द पब्लिक का भी एक शो अगर हम साथ कर लें तो उनको रिक्वेस्ट करें कि प्लीज वेक अप कॉल तो हम देंगे। हरमीत आपसे सवाल करना चाह रहा है। हरमीत की आवाज आ रही है आपको? हरमीत, ओवर टू यू। जी हरमीत साहब, डॉक्टर साहब आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं मिसाकी मईशत के बजाय हमारी हर चीज़ में पॉलिटिक्स हो रही है, और जिसकी वजह से आज मुल्क जिस नहज पे पहुंचा है तो कहीं ना कहीं सियासतदानों या किसी न किसी ताकतवर हल्के का हाथ है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, फिश ने पाकिस्तान की जो दर्जाबंदी है वो भी CCC कर दी है, मनफी हो गई है, तो इस पर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसके नुकसानात क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या होते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो मुल्क के को क्या क्या नुकसान फेस करना पड़ता है, थोड़ा सा ये वाज़ेह कीजिएगा सर। बहुत अच्छा सवाल है। CCC कैटेगरी से आने से लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन ये बता दूं कि इससे हर वो नुकसान हो जो पहले जो आपके यानी डिफॉल्ट होने के बाद मेरा ख्याल था कि होगा, वो आप पहले से हो जाएगा। मसलन
बोरोर्स आपको पैसे नहीं देंगे, लैंडिंग एजेंसीज आपको पैसे नहीं देंगी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो आपको 4 से 9% पे मिल रहा था, जो 9% तकरीबन आप समझ लें वो नहीं मिलेगा आपको। मेनली जो है बोरोइंग एंड लैंडिंग जो है जहां जहां से मिल रही थी, कई लोग आपसे पैसा वापस भी ले लेंगे। इसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा, किसी मुल्क से आपके साथ तिजारत नहीं हो रही होगी, कोई नया प्लांट नहीं निकलेगा, सारे प्लांट्स आपके बंद हो रहे हैं, इंपोर्टर्स आपको इंपोर्ट नहीं दे रहे और कोई भी एलसीज आपकी नहीं खुलेंगी। ऑलरेडी आपके 9000 कंटेनर जो है वो आपके बर्थ्स के ऊपर खड़े हैं। इसके बाद एक और बड़ा मसला आएगा जिसके पास आपके अंदरूनी तौर पर मैं बहुत ही परेशानी के साथ ये बात करना चाहूंगा कि जैसे शब्बर जैदी साहब जो हैं, इस तरह के लोग भी हमारे ही दुश्मन हो चुके हैं कि जब ये लोग एफबीआर के चेयरमैन होते हैं तो इस तरह के फजूलियात बनाते हैं कि 50,000 पे शनाख्ती कार्ड दिखाओ ताकि बिजनेस के अब हर आदमी अगर 50,000 की ट्रांजैक्शन के ऊपर शनाख्ती कार्ड दिखाए और उस पर 600 रुपए कटवाए और 800 रुपए कटवाए तो ये भी कोई एफबीआर का तरीका तो नहीं था। और उसके बाद 6 बजे इनकी मार्केटें बंद हो जाती हैं। अब उन्होंने कहा है कि जिसने भी माशी तरीका कार बनाया था उनका जो है ना वो पहले कोर्ट मार्शल किया जाए और अब जो है वो सी पैक को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। ये कैसे आप लोगों की मईशत चल रही है? ये कौन लोग हैं और कौन तरीका कार है? तो सी कैटेगरी में आप नहीं जाएंगे। अभी पूरी दुनिया से इसका सादा मकसद आप ये समझ लें कि सारी दुनिया जो आपसे ट्रांजैक्शन करना चाहती थी, माल बनवाना चाहती थी या इधर आपके फॉर एग्जांपल 4G और 5G के लिए ऑप्टिक फाइबर के लिए आना चाहती थी, अब आप इसको नॉन रिकमेंडेड कंट्री कहेंगे कि कोई भी इस मुल्क में ना जाए और इसके पासपोर्ट के ऊपर आपको खुद से अंदाजा हो जाएगा। खुदा ना खास्ता आप इसके ऊपर लैया लिखकर दुबई के ऊपर जरा आप जाने की कोशिश करें, वो आपको जब रिजेक्ट कर देंगे दुबई भी आपको इजाजत नहीं देगा जो कभी आपसे पूछता नहीं था। तो इस तरह से जो है आपके जो बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर है और जो आपकी क्रेडिबिलिटी थी वो ऑफ कोर्स आपकी मजीद बर्बाद हो चुकी है। अच्छा सर, आईएमएफ के हवाले से कहिएगा। एक और चीज जो हमने देखी है यानी सब्सिडी जो है, सब्सिडी के हवाले से बात की जा रही है कि इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि हमारे सियासतदानों ने कहीं ना कहीं अपनी जात को फायदा पहुंचाने के लिए या अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए या फिर अवाम को ये रिलीफ देने की कोशिश की कि सब्सिडी जो है बहुत सारी चीजों में दी गई है, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो गर्दशी कर्जे उसमें भी इजाफा हुआ है? इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये दुरुस्त था या कहीं ना कहीं नुकसान जो पहुंचा है यही वजह थी? हरमीत, मैं ट्रिलियन के नंबर में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अब मुझे काफी तजुर्बा हो चुका कि अवाम किस तरह समझती है। चुनाचे 2,500 अरब रुपए आपका गर्दशी कर्जा है, 2,500 अरब रुपए। सो ये सारे के सारे जो थे डिस्कोस और जिस्कोस की मद के अंदर गवर्नमेंट ने अपने अपने लोगों को यानी प्राइवेट लोगों को बिजली बनाने के लिए दिए थे। अब उनकी पेमेंट है जिसको आप कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं वो उनको देनी होगी। चुनाचे अब वो आप नहीं दे रहे तो गर्दिशी कर्जे के अलावा आईएमएफ से जितने पैसे हैं वो सब, और सब्सिडीज क्या है, जब आप टेक्सटाइल के ऊपर सब्सिडीज देते थे तब जाकर के आपका 5.5% गवर्नमेंट। खान साहब के लोग जब ये बोलते हैं कि हमने सब्सिडीज दी थी तो उन्होंने भी अच्छा काम नहीं किया था, जाते हुए 10 रुपए बढ़ा दिए तो उन्होंने उनका जवाब किसी ने दिया। आईएमएफ जब हमसे पूछता कि आपने सब्सिडीज क्यों दी है तो हम वापस ले लेते। भाई जब सियासत में आप आते हैं तो आपने इनको दी हुई होती हैं। आप जरा खुद समझ लें दो चीजें। आप सादा और मजीद, क्योंकि इस वक्त मैं थोड़ी सी लेमैन गुफ्तगू भी कर सकता हूँ, चुनाचे आप एक प्रॉपर इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। आपने राजनीति फिल्म देखी, ने देखा होगा कि धीरूभाई अंबानी ने गुजरात के सारे जो है वो जिस तरीके से जो इलेक्शंस थे उनके अंदर जब बिजनेस कम्युनिटी के, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर मियां मंशा साहब जब नून को कंफर्म कर देंगे कि मैं इतना पैसा दूंगा तो वो पार्टी जीत जाएगी। तो आप बिजनेस को और सियासत को इस तरीके से देखें तो ये मामलात आपके यहाँ पर चलते हैं। जैसे वहां पे धीरूभाई अंबानी, यहाँ पे आपके जो है क्या मियां मंशा साहब हैं, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये अपने अपने मुफादात की जंग है। इनको 5 रुपए की बिजली मिलती है, बाकी लोगों को 22 रुपए की बिजली मिलती है, गरीब को 300 यूनिट नहीं मिल रहा। और इन सब को जो है वो 5-5 रुपए की बिजली मिल रही है। कोल पावर प्रोजेक्ट्स ये नहीं बना रहे, किसी किस्म की इंडस्ट्री को फायदा, जो छोटे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा। जो 800 अरब रुपए की जो फैक्ट्रियां लगा के बैठी हैं उनको फायदा है, जिन्होंने सियासत के अंदर इन्वेस्टमेंट देनी है। यानी यूं समझ लें कि नून को भी भत्ता मिल रहा है। और सादा बात बताऊं कि लास्ट टाइम जो है वो पीटीआई ने सेनेटर बनाने के 70 करोड़ रुपए लिए।
तो इससे ज्यादा आप क्या समझेंगे कि अच्छा खान डॉक्टर साहब साहब कौन मेरी से बात रिफॉर्म सुने, करना मेरी चाहते थे बात और सुने, पिछले मैं आपसे ये कह रही लोनली हूँ कौन सा कि करना चाहते आपकी गुफ्तगू ना सिर्फ एक ले मैन को समझाने के लिए आम फहम है, प्लस कोई रियलिस्टिक चेक भी दे रही है, रियलिटी चेक भी दे रही है और रियलिस्टिक अप्रोच भी हमें नजर आ रही है। मुझे होपफुली कि आवाम को समझ आ रहा होगा। लेकिन ये बताएगा, इतनी तगदो, इतनी मेहनत जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, वो एक किस्त, वो कर्जे की किस्त जो मुआहिदा कर्जा बहाल होगा, IMF के डू मोर के मुतालबे पे हमने क्या, बिजली क्या, गैस क्या, 170 अरब से ज़ायद के टैक्स क्या, एवरीथिंग जो वो कह रहे हैं हम मानते चले जा रहे हैं। अब वो जो किस्त आ जाएगी, मुझे ये बताइएगा कि IMF के साथ हमारा कर्जी मुआहिदा बहाल होने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, जितनी हम तगदो कर रहे हैं, और उस एक कर्जे की किस्त से क्या चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं आपको? अच्छा, सबसे पहले ये समझ लें कि पाकिस्तान जो है वो IMF चला रहा है, हमें किसी वजीर खजाना की जरूरत नहीं है। इसको उर्दू हरमीत बहुत अच्छे से समझते हैं। पुरानी उर्दू के अंदर कहा जाता था कि चंदा जरूरत नहीं है। सो हमें वजीर खजाना साहब की चंदा जरूरत नहीं है, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे वो हफीज शेख हो या कोई भी हो। हाँ। आप ये समझ लें कि 1.19 जो है वो पिछला पैसा रहता है, फिर हमने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFE हमने रिक्वायर्ड किया है, यानी SLA की बुनियाद के ऊपर, उसके ऊपर हमें $7 बिलियन और चाहिए। जब IMF आपको कर्जा देगा तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी देगा, इस्लामी इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी देगा, और जितनी सॉफ्ट लोनिंग आपने जो क्या नाम है सैलाब की मद के अंदर ली है, रिहेबिलिटेशन की मद में ली है, ये सारे के सारे पैसे आपको तब रिलीज करेंगे। अदरवाइज अगर IMF ने रिलीज ना किए तो कोई और पैसा आपको रिलीज नहीं करेगा। एक दूसरी इसमें एक अहम बात ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जितने भी पैसे हैं, आपके जितने भी लोन्स आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उधार की मद में आएंगे, और उधार की मद में इन एनी केस आपको जो है कुछ कर्ज लुटाना पड़ेगा। जब आप कर्ज लुटाएंगे और बाकी जो पैसा बचेगा वो सब के सब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी की मद में या किसी न किसी मद में मिलेगा। और ऑस्टेरिटी के ऊपर इन्होंने 15 रुकनी मजीद वक्त बनाया है, तो गवर्नमेंट अब जो है वो माशाल्लाह आपकी बढ़कर 86 मेंबर्स पे चली गई है, और तकरीबन 4 और भी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अगर इतने 25 से 30 स्पेशल असिस्टेंट इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को चला रहे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर की ना टांगे काम कर रही हैं, ना उनके हाथ काम कर रहे हैं, ना आंख काम कर रही है, ना दिमाग काम कर रहा है, और उसके बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज जो आपसे जानना चाहेंगे, अब एक उम्मीद तो है, हम कहीं ना कहीं डिफॉल्ट की तरफ जो जा रहे थे डॉक्टर साहब, हम अब ये देख रहे हैं कि IMF का ये पैकेज आता है तो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट का जो खतरा है वो खत्म तो हो जाएगा। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर कि अवाम जो है कहीं ना कहीं आप जाते हैं तो फरियाद बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं आम आदमी को ये समझ नहीं आ रही कि IMF के इस पैकेज के आने के बाद मामला उसी तरह दोबारा हो जाएंगे, या आप क्या लगता है? ये भी कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ेगा, लेकिन क्या आने वाले दिनों में कोई मुस्तकबिल में आप लगता है कि कोई रिलीफ मिल जाएगा आवाम को, या ये मामला इसी तरह जू के तू रहेंगे? सर मुझे किसी किस्म का भी रिलीफ नहीं लगता। आपको ये लगता जैसे आपने फ्लोर मिल एसोसिएशन से मिला, आटा वाफर मकदार में अवेलेबल है, लेकिन इस टाइम पे वो कह रहे हैं चोरी हो रही है, उन्होंने सेक्रेटरी को खत लिखा है, वो नहीं दे रहा। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ना आटे के ऊपर मामलात हैं, हमारे पास किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, ना आटे की, ना गंदम की, ना बाकी चीज़ों की। लग्जरी इंपोर्ट्स आप मंगवा रहे थे वो अलग बात है, लेकिन इस टाइम पे जो केमिकल के कंपोनेंट है, जो फीड मंगवानी है, जो आपके जो पेट एनिमल्स हैं और बाकी चीज़ों को देना है, वो तो सब चीज़ों को करना ही होगा ना। एक और ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि रतन पोर्टर साहब ने जो इसहाक डार के साथ जो मामलात किए हैं, वो आप ये तारीखी हवाले के तौर पे आप सबको दे सकते हैं कि आज तक किसी वजीर खजाना के साथ ऐसे नहीं हुआ। ये इसहाक डार आके बताते थे कि IMF की ऐसी की तैसी, मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, हमको उनके गुलाम थोड़ी हैं। तो आके ये हुआ कि रतन पोर्टर ने 10 दिन के वफद के साथ आकर बात की थी, चीफ ऑफ द मिशन IMF की बात कर रहा हूँ, रतन पोर्टर। उसने आकर कहा कि जब तक हम आपको कोई फाइनल डिसीजन ना दे, प्लीज आप पब्लिक नहीं होंगे। सो वो पब्लिक नहीं हो सकेंगे ताकि कोई वो फजूलियात जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। डॉलर इन्होंने 290 और 300 और इसी तरीके से पेट्रोलियम लेवी इन्होंने बंद करने, और ये सारी बातें मान गए, और 1700 अरब आपकी जेबों से जाएंगे। तो हमीद साहब आपका आईफोन भी चला जाएगा, इसी तरीके से सुहा आपका जो है वो कोई नया बैग भी नहीं आएगा, सारे इंपोर्ट्स ऑलरेडी बंद हैं। तो आप रेप्लिका को भी भूल जाइए कि क्या मामलात बनेंगे। ये आपको इसहाक डार साहब को जो है वो
दिल ही दिल के अंदर जो है वो कुरानी आयात और हदीस शेयर कर रहे हैं और हम दिल से उनके लिए बद्दुआएं शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब देखिए, महंगाई होती क्या है, चलिए हम इसकी डेफिनेशन तो बहुत दफा दे चुके हैं। डिफॉल्ट करना किसे कहते हैं आपको पता है? एक आम आवाम को मैनिपुलेट इतना हमने कर दिया है ना कि हम उन्हें बार बार कह रहे हैं कि डिफॉल्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आप देखिए डिफॉल्ट करना किसे कहते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, एक फॉर्च्यूनर की गाड़ी जो कि आप एक 20 की थी वो आज 2 करोड़ तक पहुंच गई है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाए जो कि आप 5,000 में खा लेते थे, 2 लोग अब 11,000 में खा रहे हैं। डिफॉल्ट इसी को करना कहते हैं कि एक दुकान आपके सामने खड़ी जो कि 6 करोड़ की है, वो 6 करोड़ की दुकान कोई ले नहीं रहा और प्राइसेस बिला वजह बढ़ गई हैं। आप इसको ही डिफॉल्ट करना कहते हैं ना। हमने किस तरह से डिफाइन करें आम आवाम को? तो हम तो गोलियां दे रहे हैं कि नहीं हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। मसला सिर्फ होता है एक मॉरल अथॉरिटी के तौर के ऊपर हमें जो है वो खास तौर पे इकोनॉमिस्ट को कहा जाता है कि आप जो है वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जो वर्ल्ड वाइड चली जाती है, तो इससे जो है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ता है। हाँ, लेकिन टेक्निकली मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि कई लोग जो है वो एहतियात से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हम टेक्निकल डिफॉल्ट पे चले गए। आपका जीडीपी इस टाइम पर 1.5 है, इस तरीके से 0.58 आपका इंपोर्ट है। इंपोर्ट जब आ नहीं रही और डॉलर जब आ नहीं रहा और आपके 9,000 कंटेनर हैं और इस टाइम पे इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहे हैं, कोई पैसा इनपुट नहीं हो रहा। अफगानिस्तान के थ्रू और ईरान के थ्रू जब डॉलर जाना था वो चला गया है। सब्सिडी अच्छा रेमिटेंसेस आ नहीं रहे, तो और मजीद किसको डिफॉल्ट कहते हैं? अभी अब मैं डिफॉल्ट की और सूरत बताने लगा हूं कि कुछ अरसे में आप मेरी बात याद रखें, आप लोगों ने टाइम नोट कर लें, आप ठीक 1 महीने बाद आप लोगों ने दोबारा मुझे इसी शो पे लेना है। कुछ अरसे में आपको जो है ये आप ऑटोक्रेसी को भूल जाएंगे, आप लोगों ने वो चलने नहीं दी। डेमोक्रेसी के आप बड़े दिलदादा हैं। और इसके बाद होगी मॉबोक्रेसी इसको कहते हैं। ये मॉबोक्रेसी क्या करेगा कि दवाइयों की दुकान में जाएगा, दवाई वालों को भी मारेगा, दवाइयां उठा के लाएगा, पैसे भी नहीं देगा। समोसे लोग खाएंगे, समोसे खा के इनको पैसे नहीं देंगे। हर जगह के ऊपर जो है यहाँ पे चीजें जाएंगी, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर लोग खरीदारी करेंगे और जितनी चीज होगी उठा के ले आएंगे। जब आटे की दुकान में जब वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर आप देते हैं, तो किसने कहा कि आप इलेक्शन की कैंपेन के लिए आटे जो है वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर दें? हमें वही रेट दें जो कमर्शियल मार्केट का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। आप क्यों कमर्शियल रेट के ऊपर हमें सस्ता आटा नहीं दे रहे? आप हमें स्पेशल करके सस्ता आटा देते हैं। वो क्या करते हैं, एक ही घर में वो समझते हैं कि अगले दिन हमें आटा कभी नहीं मिलेगा, तो एक ही घर में से 12-15 लोग जब वो लाइन में खड़े होते हैं तो आटे की लाइन के अंदर लोग मरेंगे ही ना। ठीक है डॉक्टर सैन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है। टिम हॉर्टन की लाइन लगती है और इसी से आप समझ लें डिफॉल्ट का सबसे जबरदस्त आपने बिल्कुल अच्छी एग्जांपल कोट की है। आपको इसी पे मैं कंक्लूड करती हूं। एक्चुअली मैंने एक क्विक ब्रेक है। टिम हॉर्टन की एग्जांपल जो आपने दी है वो बिल्कुल ठीक है कि एक नहीं 2 पाकिस्तान है। एक वो जो आटे की लाइनों में लगते हैं और आटा नहीं मिलता, एक वो जो इतनी महंगी कैनेडियन कॉफ़ी पीने के लिए लाइनों में लगे पड़े हैं। लेकिन खुदा न खास्ता सूरत हाल इतनी ख़राब ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन रियलिटी चेक ये है कि चीज़ें इस तरफ जा रही हैं। हमने क्विक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So basically we switched to digital Pakistan finally after COVID-19, क्योंकि ऐसी ट्रेजिडी है जिसने बहुत सारी बुरी चीज़ें और बुरे चेंजेस भी हमारी ज़िंदगी में लेकर आई। लेकिन ऑल्दो एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि वो फाइनली स्विच्ड आवरसेल्फ टू डिजिटल पाकिस्तान। ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, मेडिकल की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, यू नेम इट, किसी डिपार्टमेंट में भी एक अच्छा चेंज आया है ऑनलाइन चीज़ों को लेके, ई कॉमर्स को लेके, डिजिटल हेल्थ केयर को लेके। तो आज हम स्पेसिफिकली इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि डिजिटल हेल्थ केयर का बढ़ता रुझान जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है आम आवाम के लिए, कि आपकी आगाही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी मसले पर डिजिटल आप किस तरह से किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से कंसल्टेशन कर सकते हैं, और ये हेल्थ केयर की फैसिलिटेशन कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सना खान हमारे साथ मौजूद है, डिजिटल हेल्थ एक्सपर्ट है। आपका आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसी हैं आप सना? गुड, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। कहिएगा कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये कहा कि डॉक्टर्स दे आर एक्सपर्ट टू यूज सच काइंड ऑफ गैजेट्स और डिजिटल हेल्थ केयर को प्रमोट करना, दे आर डूइंग वेल, बट इट्स नॉट एज ईजी एज पार टू कन्विंस आम आवाम, यू नो, आम आवाम को स्विच कराना, उनको बताना, उनको गाइडलाइन देना। इस सेगमेंट करने का मकसद भी ये है कि किस तरह से हम आवाम को कन्विंस कर सकते हैं कि डिजिटल हेल्थ केयर की फैसिलिटेशन जहाँ जहाँ है, यू शुड गो फॉर दिस। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। एक्चुअली हम ये बहुत बात करते हैं कि कोविड-19 के बाद वर्ल्ड डायनामिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक्स जहाँ पे चेंज हुए हैं, वहाँ हेल्थ केयर में भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई हैं चीज़ें नीड बेस्ड।
or being a CEO at hospital, I think I play an important role to convert the healthcare to affordable, accessible, प्रीमियम टॉप नॉच हेल्थ क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो सब लोगों के लिए एक्सेसिबल हो। उसमें जैसे आपने क्वेश्चन किया ना कि आम आवाम को कैसे कन्विंस किया जाए, देखें एक मार्केटिंग में और बिजनेस में एक बहुत मशहूर आइडा मॉडल होता है जिसमें हम पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, फिर इंटरेस्ट पैदा होता है, फिर डिज़ायर होता है और फिर एक्शन लिया जाता है। हेल्थ केयर में जहाँ तक बात है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान में इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट to create awareness in terms of people getting the right health care at the right time. Okay. क्योंकि आई थिंक आई बिलीव कि जिस तरह से हमारे पास सेकेंडरी टर्शरी या क्वार्टनरी हॉस्पिटल्स के ऊपर या हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। वाई? बिकॉज इवन इफ वी आर जस्ट लाइक स्लाइटली अ लिटिल अंडर द वेदर, वी गो टू द कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्राइमरी पॉइंट है या अर्ली डिटेक्शन या अर्ली प्रिवेंशन का पॉइंट है ना, वो मिसिंग है। सो दैट्स वेयर द डिजिटल हेल्थ केयर इज, आई थिंक, ट्राइंग टू ब्रिज द गैप इन पाकिस्तान। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एक नया बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें तेज़ी भी आ रही है, और इसके बाद आप क्या देखती हैं कि रिस्पॉन्स आम आदमी की जानिब से या अवाम की जानिब से किस किस्म का आ रहा है? कहते हैं ना कि वो मर्ज और कर्ज को लाइट नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। ये सिचुएशन हमारी बड़ी कम है अवाम में ना। मैंने शुरू वाला सवाल भी ये किया, मेरा वाला सवाल भी यही है कि आम अवाम को इस बात पर कन्विंस करना कि आपको छोटी सी भी चीज़ें, और कोविड-19 के बाद जो हमारा इम्यून कमज़ोर हुआ उसके बाद तो फौरी हमें इमीडिएटली रुजू करना चाहिए। अच्छा, आम आवाम को आप क्या समझती हैं कि किसी भी बीमारी को, फॉर एग्जांपल आजकल वायरल है, लेट्स सपोज टॉक अबाउट वायरल, तो ये हर किसी के सिम्टम भी अलग हैं, हालांकि पहले वायरल सबका सेम होता था। हाँ। इस सिचुएशन में कैसे हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं और कब करना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, सो जैसे कि आपने सेल्फ मेडिकेशन की बात की ना, अगेन मैं वही कहूँगी कि मेरा हॉस्पिटल में या इवन किसी भी डिजिटल हेल्थ केयर का अगर कोई भी की लेवल का पोजीशन पे कोई रिसोर्स है, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी तो यही है टू क्रिएट अवेयरनेस। इसके ऊपर बहुत काम हो भी रहा है। सोशल मीडिया की एक्सेस हमें पता है कि पब्लिक में हर किसी को एक्सेसिबल है और बहुत चीपर रेट्स पे है, लेकिन उसका यूज़ और उसका अच्छे यूज़ को लाना और मेन स्ट्रीम में और टिकटॉक के ऊपर या फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर सही तरह का कंटेंट कंज्यूम करना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं से पता चल जाती हैं। सेल्फ मेडिकेशन में अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जैसे आपने वायरल की बात की, अब किसी को भी अगर यू नो इफ़ यू आर लिटिल अंडर द वेदर, आपको कॉफिंग हो रही है या स्नीजिंग हो रही है या इस तरह की कोई एलर्जिक रिएक्शंस हैं, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होता है इर्द गिर्द के लोगों से कि कोई कहवा पी लें, जो शानदा पी लें, या कोई टोटके आजमा लें। मैं ये नहीं कह रही कि टोटके आजमाना गलत बात है, लेकिन उसमें सबसे पहले आपकी प्राइमरी मेडिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और वो भी आई थिंक पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा वेरी करती है। आपको एक जनरल सा रिस्पॉन्स बताती हूँ कि आपको खांसी बुखार हो रहा है, गला ठीक नहीं हो रहा, तो आप एजोमैक्स खा लें। मैं ब्रांड नेम इसलिए ले रही हूँ बिकॉज आप नंबर वन आपका जो प्रिवेंशन का आप तरीका बता रहे हैं वो आपका टॉप नॉच क्लास का एंटीबायोटिक है, विच मीन्स कि अगर आप वो ले रहे हैं और आप वो लेते जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ अ ईयर और अ कपल ऑफ ईयर्स, इसका मतलब है आपकी बॉडी अब रेजिस्टेंट हो जाएगी टू द टॉप क्लास एंटीबायोटिक। और उसके बाद आपको छोटी मोटी दवाई से तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर हम देखें सना खान, हम उमूमन देखते हैं हमारे मुल्क में एक रुझान ये भी है कि अमली तौर पर इन्हें प्रैक्टिकल, तो हम जब कोई प्रैक्टिस करते हैं तो हम जाते हैं फिजिकली और वहाँ पे मिलते हैं। डॉक्टर साहब ने जब स्टेथोस्कोप जो है यहाँ ना रखा हो, यहाँ से पकड़ा ना हो, यहाँ हाथ ना रखा हो, तब हम मुतमईन नहीं होते। ये हम सब की फिजिकल। और हमारे यहाँ मुझे याद है कि हमारे क्लिनिक में हमारे वालिद साहब बहुत ज़्यादा मुआयना करते थे। मैं उनसे पूछे ये क्यों करते, कहते ये मुतमईन नहीं होते, टैबलेट्स का कोई लेना देना नहीं है, वैसे इनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे इस चीज़ पर लाने के लिए कि आप ऑनलाइन रजू करें, तो इनको मुतमईन करना कितना मुश्किल टास्क है और कितने आप कामयाब हुए हैं? बिल्कुल। अच्छा, मैं हमेशा अपने डॉक्टर्स की टीम को ना एक बात कहती हूँ, देखिए डिजिटल हेल्थ पे या डिजिटल वर्ल्ड में जब हम जा रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं और वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू मेक द अदर पर्सन फील हर्ड। इसका मतलब है कि आपके डॉक्टर्स की कम्युनिकेशन जो है वो टॉप नॉच होनी चाहिए। दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप स्क्रीन के पार बात करें किसी से और जब तक आप फिजिकली डॉक्टर आपको चेक नहीं करता, स्टेथ लगा के बैक के ऊपर कहता नहीं है कि बेटा लंबे लंबे सांस लो, गहरी सांस लेके दिखाओ, तब तक आपको तसल्ली नहीं होती। इसमें ना आप बेसिकली दो जगहों, डिफरेंट जगहों से अप्रोच करें। नंबर वन, आप पब्लिक में अवेयरनेस रेज कर रहे हैं कि आपको आपका जो अर्ली डिटेक्शन या अर्ली पॉइंट के ऊपर चीज़ को पकड़ लेना कितना इंपॉर्टेंट है,
और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कोई हैवी ट्रीटमेंट से अंडरगो करना है, पहला। और दूसरा काम, आप जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं वहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो वो होते हैं, लेकिन आप जनरल पब्लिक में भी अगर देखें तो आपको लोगों से पूछने पे पता चलेगा कि सबसे अच्छा डॉक्टर वो होता है जो उनकी पूरी हिस्ट्री लेता है, उनकी पूरी तफसील सुनता है कि कहाँ से शुरू हुई बीमारी, और टाइम देता है, टाइम देता है उनको, उनसे कम्युनिकेट करता है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि आपकी पेशेंट की हिस्ट्री और बातचीत में ही कहीं ना कहीं क्लू भी छुपा होता है। सो दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, कंक्लूड कीजिएगा सना इसको कि इस सारी सिचुएशन में हमने ये बात कर ली कि आम आवाम को हमने अवेयर करना है, लेकिन डॉक्टर्स को आपने कहा कि उनकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट या फिर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। अब डॉक्टर्स भी अक्सर औकात अवेलेबल नहीं होते फ़ोन कॉल्स पे। अब हमारी मेडिकल पूरी फील्ड में किस तरह से डॉक्टर्स को भी यहाँ पर स्विच करना ज़रूरी है कि अगर आप एक साथ 15 या फिर 20 या 100 बंदों को टैकल कर सकते हैं तो बाकी 200 जो आपका वेट कर रहे हैं उनके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस या कोई SOPs या कोई रखा जाए, रेगुलेट किया जाए ना डॉक्टर्स को भी। अच्छा देखिए, जहाँ तक SOPs या पॉलिसी मेकिंग की बात है ना, पॉलिसी मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इंडिविजुअल से शुरू होकर अपर लेवल तक नहीं जा रहा, बल्कि इट्स द अदर वे अराउंड। तो इसमें जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट बॉडीज़ और डॉक्टर्स की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये नंबर्स देखने की ज़रूरत है कि एक साल में हम कितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और पर पॉपुलेशन उनकी रेशो क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ड्रास्टिकली कम है कि 3000 पेशेंट्स पे एक कंसल्टेंट है। इसका मतलब है कि कंसल्टेंट बेचारे का कसूर नहीं है वहाँ पे वहाँ पे आपको हेल्थ केयर का सिस्टम जो है उसको इतना ज़्यादा इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है कि आपको राइट अमाउंट ऑफ टाइम पे, अगर फॉर एग्जांपल किसी का 5 मिनट का प्रॉब्लम है और वो 1 घंटे का स्लॉट ले रहा है कंसल्टेंट का, तो दैट इज़ बाकी पेशेंट्स का टाइम कहाँ पे जाएगा। इसका मतलब है कि फिर वो एक से ज़्यादा सोसाइटल प्रॉब्लम्स में, हेल्थ केयर के प्रॉब्लम्स में और अल्टीमेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी रिजल्ट करता है। सो एक तो ये है कि गवर्नमेंट और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं मेडिकल की, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन नंबर्स के ऊपर। आजकल पूरी दुनिया जो है वो बिग डेटा को यूटिलाइज करके, मनूवर करके अपनी मर्जी के रिजल्ट्स जो हैं वो ला रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी इस चीज़ की का इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल ठीक कह रही है सना, इट्स अ 2-वे कम्युनिकेशन। दोनों साइड से ये चीज़ें होंगी तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, या यूँ कहें कि एक नई चीज़ जिसका रुझान हम देख रहे हैं वो अब आम आवाम में भी इंडल्ज किया जा सकेगा। ऑल दो सना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। आपको भी ये चीज़ समझ आई होगी कि आपको भी एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा ताकि आप भी इस चीज़ का, ये सिस्टम का हिस्सा बन सके। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की बात की जाए, पाकिस्तान में मौजूद 4 मौसमों की बात की जाए, या फिर अगर हम तमाम तर किसी फील्ड का भी आप नाम लें तो वी आर ब्लेस्ड इन सो मेनी वेज। हर चीज़ बड़ी वाफर और बड़ी अच्छी कुदरती तौर पर हमारे पास मौजूद है। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे उन इकसाम की जो कि तेल की इकसाम के तौर पर हमारे पास मौजूद है। वो नारियल का तेल हो, कैस्टर ऑयल हो, सरसों का तेल हो, या अब बहुत सारे तेल के मिक्सचर करके भी एक नया तेल बनता है जो कहते हैं कि बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तेल के तिब्बी फ़वाइद क्या क्या है और किससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर निम्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप निम्रा? अल्लाह का शुक्र, ठीक निम्रा, थैंक यू सो मच हमें आज ज्वाइन करने के लिए। कहिएगा कि पहले तो हम शुरू से करते हैं और शुरू हम सरसों के तेल से कर लेते हैं। अब इसमें कहते हैं कि आपको खाना भी पकाना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिस आम घरों में बहुत कम है। सरसों के तेल के फ़ायदे क्या क्या हैं हर चीज़ में, खाने में भी, आपकी बॉडी में भी, सर की भी बात की जाए, क्या क्या फ़ायदे हैं? जी, बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, ये मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं इसको, सरसों का तेल भी कहते हैं। ज़्यादातर हमारे घरों में ये सर पे लगाने के लिए यूज़ होता है या टॉपिकली यूज़ होता है, स्किन पे लगाने के लिए यूज़ होता है ना। लेकिन अगर आप देखें जो हमारे आबाव अजदाद हैं वो लोग इसे खाने पकाने में भी यूज़ करते थे। अब तो काफ़ी कम हो चुका था इसका ट्रेंड। बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अचार में यूज़ होता था, कुकिंग प्रोसेस के लिए ये बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता था। आजकल भी जितने रिफाइंड ऑयल्स आ चुके हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मस्टर्ड ऑयल को फ्राइंग के लिए या कुकिंग ऑयल की तरह उसे इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये होता है कि मस्टर्ड ऑयल का जो आपका स्मोक पॉइंट होता है, जैसे कि हम उसको गरम करते हैं तो उसमें से स्मोक निकलती है, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल में ये क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो है वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिए हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है और फर्दर बहुत सारे बेनिफिट्स ये हमें प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसका शेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इसे अचार में यूज़ करते हैं। एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट भी यूज़ होता है अचार के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, हरमीत।
अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने फरमाया कि हमने बहुत सारा देखा है कि एक वक्त था जिसका इस तेल का इस्तेमाल ज़्यादा था, जी। अब वो कम होता चला जा रहा है। अचार की आपने वो की मिसाल दी, उसमें भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा था। हम आजकल अगर हम देखें, एक जनरेशन ऐसी थी कि इससे अशना थी, अब हम आहिस्ता आहिस्ते, एक तो आपने बालों की बात की, तो अब हम देखते हैं कि सरसों का ये तेल जो है इसका इस्तेमाल अब बालों में भी बड़ा कम होता चला जा रहा है। नई जनरेशन है तो उन्होंने कई खुशबू के ऑयल ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो आपसे जरा चाहेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं दूसरे तेल के मुकाबले में, चाहे वो बालों पे लगाना हो या खाने में इसका इस्तेमाल हो? जी, बेनिफिट्स इसके हम यही देख सकते हैं कि बरसों से ये यूज़ किया जा रहा है ऑयल जो है सर पे इस्तेमाल करने के लिए, तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे हमें फ़ायदे हैं। ये स्कैल्प को है ड्राई नहीं होने देता है। अगर हम स्किन की बात करते हैं, अपने बालों की ग्रोथ ज़्यादा करता है। इसमें विटामिन ई मौजूद होता है, बायोटिन मौजूद है, काफ़ी सारे ऐसे इसके अंदर इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, आजकल तो इसका ट्रेंड थोड़ा सा कम है, बट अगर हम इसकी अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ाएँ तो इसको हम अपनी डेली लाइफ में लेकर आएँ तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो है वो दे सकता है। अच्छा, कम टू द नेक्स्ट वन ना, हमारे पास कैस्टर ऑयल भी है, हमारे पास कोकोनट ऑयल भी है। कोकोनट की पहले बात कर लेते हैं, वैसे एसेंशियल ऑयल्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बल्कि इसके बारे में आप कमेंट पहले कर दें क्योंकि इसका आजकल ट्रेंड ज़्यादा है। किसके बारे में? क्या कोकोनट ऑयल के बारे में? अच्छा, कोकोनट ऑयल जो है उसको भी ज़्यादातर लोग टॉपिकली इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि काफ़ी सारी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाएं तो स्किन डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें वो रिकमेंड करते हैं कि आप कोकोनट ऑयल को अपनी स्किन पर यूज़ करें। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए खाने पकाने में, तो खाने पकाने में भी ये यूज़ होता है। कुकिंग पर्पसेस के लिए भी कोकोनट ऑयल जो है वो यूज़ होता है, सैलेड ड्रेसिंग्स के लिए यूज़ होता है। और ये थोड़ा सा इस तरह होता है कि रूम टेम्परेचर पर अगर आप इसे रखेंगे तो ये अगर आप अपने हाथ पर भी डालेंगे तो ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये फ़ौरन से हार्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा इसको हम कुकिंग पर्पसेस में ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इसको हम ज़्यादा, इसका यूजेज हमारा ब्यूटी और हेल्थ की तरफ है, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, तो ये उस पैक में चला जाता है हमारा कोकोनट ऑयल। अच्छा, अगर हम बात करें अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे एक चीज़, एक ऐसा दौर जो मैंने देखा, हम देखते थे कि सरसों का ऑयल या ऑयल का जो इस्तेमाल होता था बॉडी या हम उस पर लगाने के लिए, ज़्यादातर मसाज करने के लिए, अब हम देखते हैं कि लोशन जो है उसके चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, चाहे वो हाथों पे हो या टांगों पे, कहीं ना कहीं उसका रुझान बढ़ता जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं कि ऑयल का जो मसाज है वो कितना बेहतर है इसके मुकाबले में, लोशन के मुकाबले में? अच्छा, आपको डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा मैं कर देती हूँ लोशन की और ऑयल की। एज़ यू नो कि लोशन जो है वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑयल। ठीक है, ऑयल नेचुरल होता है, इतने ज़्यादा केमिकल्स ऐड नहीं होते। अगर इसेंशियल ऑयल्स की बात करते हैं तो जैसे कि कुछ लोग लेवेंडर ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ लोग इस तरह एरोमेटिक ऑयल्स यूज़ करते हैं बॉडी मसाज के लिए, तो वो भी हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू लोशन अच्छी चीज़ है। तो अगर हम लोशन की बात करते हैं तो लोशन आप जितना भी लगा लेते हैं, एक लिमिट आती है कि वो आपकी बॉडी को ड्राई कर देता है। ठीक है, इतना ज़्यादा मॉइस्चर वो आपकी बॉडी पे रिटेन नहीं करता। लेकिन अगर हम ऑयल्स की बात करते हैं तो ऑयल इज़ अ बेटर ऑप्शन देन लोशन, जिसमें किसी को ड्राइनेस होती है, स्कैल्प ड्राई होती है, एक्जिमा होता है, सोराइसिस होता है, इस तरह की कोई भी डिजीज़ होती है, तो उसके अंदर हम तेल का इस्तेमाल उनको लाजमी कहते हैं कि आप वो करें। अक्सर आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि पानी के अंदर तेल मिक्स करके वो लोग कहते थे कि आप अपनी बॉडी पर लगाएं। एक तो उसकी तासीर थोड़ी सी एक ठंडी तासीर भी हो जाती है। अक्सर जिन लोगों का खून गर्म होता है उनको अक्सर स्किन की बीमारी होती है, स्किन पे खारिश करते हैं, रैशेस करते हैं, तो उनके लिए भी हम नॉर्मल लोगों को यही कहते हैं कि आप ऑयल में वाटर ऐड करके मिक्सचर उसका बना ले तो आपको रिलीफ मिलता है। और ये अच्छा डॉक्टर, एक और सवाल मेरा आ रहा है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, अगर सुहा की इजाजत हो। हम देखते हैं ये जो ऑयल की आपने बात की, कहीं ना कहीं इसका रुझान इसलिए भी कम हुआ है कि लोग ये समझते हैं, आजकल वैसे गोरी रंगत के पीछे हम लोग पागल हुए होते हैं, हमारे खवातीन ज्यादा थोड़ी सी, और मर्द हज़रात भी आज कम नहीं है। अब ये कहा जाता है कि भैया अगर आप ऑयल लगाएंगे चेहरे पे या हाथों पे या टांगों पे तो कहीं ना कहीं ये स्किन जो है ये डार्क हो जाती है, ये क्या सच है? अच्छा, स्किन डार्कनेस की भी बात करते हैं। वैसे हमारी स्किन में सबको पता होगा कि मेलानिन जो है वो हमारी स्किन में कुछ कंपोनेंट होता है जो हमारी स्किन डार्कनेस और लाइटनेस को कंट्रोल करता है। तो कुछ ऑयल्स ऐसे हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है वो भी स्किन लाइटन करता है, कैस्टर ऑयल है स्किन लाइटन करता है, और ये जो सरसों का ऑयल है अक्सर लोग ना लगाकर धूप में चले जाते हैं। ठीक है, जब सन रिएक्ट करता है तो यहाँ गलती करते हैं, तो तब उनका कलर जो है वो डार्कनेस की तरफ चला जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपने मिथ सुना हुआ है ये बिल्कुल सही है। अगर
हम किसी चीज़ को प्रॉपर हैंडल नहीं करते हैं तभी ये मिथ्स बनते हैं और तभी ये साइड इफेक्ट्स हमें प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, आप कंक्लूड कीजिएगा कि खासतौर पर ख़वातीन की इस बात पे कि ख़वातीन को बहुत मसाइल है जोड़ों के दर्द के, ऐसा कौन सा जैतून को कहा जाता है कि आपकी बॉडी पे मालिश करनी चाहिए, लेकिन गर्म करके कुछ चीज़ें मिक्स करके, खासतौर पर उन ख़वातीन जिनको जोड़ों के मसाइल हैं या हड्डियों का मसला है या कमज़ोर है, उनके लिए कौन सा बेस्ट ऑयल है जो कि उनको यूज़ करना चाहिए? ये आपने खुद ही बता दिया कि ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा मेडिसिनली तौर पे भी इस्तेमाल होता है। आपको पता होगा कि हमारे पास कुरान पाक में भी इसका जिक्र हुआ है कि जैतून के तेल को हम एक तिब्बी फ़वाइद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ भी स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ जोड़ों के दर्द की बात कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको कोई मसल प्रॉब्लम होता है, आपका मसल पुल हो जाता है, आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी क्रैम्प्स हो जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी ऑलिव ऑयल से मसाज जो है वो कर सकते हैं। मिक्स करना या सिंपली आप ज़्यादा उसको प्रेफर करेंगे? नहीं, अगर तो चोट लगी है, मसल अंदर से टर्न हुआ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो अक्सर जैसे मोच आ जाती है तो वो लोग ऑयल के अंदर कुछ स्पाइसेस मिक्स करते हैं, नमक और हल्दी और इस तरह का प्याज वगैरह, वो अब वही पुरानी रवायात जो हैं, अगर वो करना चाहें तो वो भी हमें रिलीफ देता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हमने फुल बॉडी मसाज करनी हो, कोई क्रैम्पिंग हुई हुई है बॉडी में, तो तब हम उसको नॉर्मल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। खाने में भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि इसको कितनी मिकदार होनी चाहिए? ये बड़ा एक्यूरेट सा सवाल है। मिकदार के बारे में अगर हम ऑलिव ऑयल की बात करते हैं ना, तो इस वक्त इस जो सिचुएशन हमारी पाकिस्तान की चल रही है, जितने भी ऑयल्स मार्केट में मिल रहे हैं, सनफ्लावर है, कैनोला ऑयल है, ये सारे ऑयल्स जो हैं हाईली रिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर बेसिकली मार्केटिंग के तौर पे तो वो बोल देते हैं कि हमने इसमें प्यूफाज ऐड किए हैं, वाइटामिन ऐड किए हैं, बट ये हमारे लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ है। तो ऑलिव ऑयल की अगर बात करते हैं तो ऑलिव ऑयल कदरे बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बाकी कुकिंग ऑयल्स के। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है हमारे आजकल की जनरेशन में थोड़ा सा, बट वो सबसे अच्छा है। उसका रीज़न ये है कि ऑलिव ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, अप टू 400 है। ठीक है, तो जब हम ऑलिव ऑयल को यूज़ करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू कुकिंग ऑयल्स, अगर कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून यूज़ हो रहा है तो ऑलिव ऑयल आपका 1 से 2 टेबलस्पून यूज़ होगा। ठीक है, और ये नॉन स्टिकी होता है। इतना ज़्यादा अगर आप पैन में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लेते हैं, उसी के अंदर आप अपनी सारी वेजिटेबल्स को सौते कर सकते हैं। तो इतनी महंगाई में आपके पास अच्छा सोल्यूशन है, यू शुड गो फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टू प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। होपफुली कि आपको समझ आया होगा कि इतनी ज़्यादा मुश्किलात, परेशानी और महंगाई में आपके पास भी कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशंस हैं जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।